तो जैसा कि सर ने बताया, तो आप लोग उनका जो है शब्दों पे हमेशा ध्यान दीजिए। वो क्या बोलते हैं, बॉटम अप हार्ट, मतलब आप समझ नहीं सकते कितनी छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी चीज़ें बोल जाते हैं। जैसे कि हम अभी तक बैठे हैं, उनका पेपर डिस्कशन करवा रहे थे, हम खुद ही साथ में देख रहे थे फिजिक्स का। जैसे कि मुझे फिजिक्स में थोड़ा डर लगता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मतलब ये साथ रहते रहते अब थोड़ा सा ये जो फोबिया था फिजिक्स का वो निकल चुका है। आप लोगों में केमिस्ट्री भी बता रहा था, सिखा रहा था, और बायो तो सिखा ही रहा हूँ। तो इसलिए अब अच्छे से करना है ना आप लोगों, तो केमिस्ट्री का भी करवाएंगे और पहले बायो का। तो पहले बायो का एनालिसिस करते हैं। देखिए इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंजिंग हुआ था, पहले आपको सीधे 90 क्वेश्चन मिलते थे, इस बार 100 मिले, यानी आपको ऑप्शनल था। इसी तरह केमिस्ट्री में 50 मिले, फिजिक्स में 50 मिले, जिसमें आपको 5 लीव करने थे और इसमें 10 लीव करना। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 बाई 1। देखिए अब यहाँ पे जो क्या था कि स्लाइड वगैरह तैयार नहीं हो पाई, अभी स्मार्ट बोर्ड से हम लोग फिर से आ गए हैं। खैर ये सब उतार चढ़ाव ज़िंदगी का लगा रहता है, आप लोग सब जानते हैं अच्छे से, और दुआ कीजिए बहुत जल्द ये सब चीज़ें हम लोग तैयार करेंगे। तो जो इतना मेहनत यूपी सर मान लीजिए क्वेश्चन लिखने में किए, वही आपको और समझाने में करते। खैर उनकी एनर्जी लेवल पूरी मेंटेन रही थ्रू आउट द लेक्चर, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्सव ऑनलाइन चैनल पे हमेशा आप लोग अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए और देखते रहिए, अभी नई क्या क्या चीज़ें आपके साथ बेटर मिलती जा रही हैं और सब ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा आते हैं अपने पेपर एनालिसिस डिस्कशन। देखिए डिटेल डिस्कशन होगा, मतलब इतना नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं जो एक्सप्लेनेशन बेस्ट कर सकूँगा वो बताऊँगा, और लिख के जो बताना पड़े वो भी बताऊँगा, और फिर केमिस्ट्री भी कराऊँगा। टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं आप लोग के बायोलॉजी सेक्शन ए से। जैसे कि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन थे और आपके सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे। तो पहले सेक्शन ए बॉटनी करते हैं। जैसे कि मेरा जो ये कोड है N3 है, आप लोग देख सकते हैं। तो जिसके पास N3 है वो तो एज इट इज़ देख सकते हैं, जिसके पास नहीं बेटा सफलिंग क्वेश्चन सफल है, इधर उधर है सारे वही क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बदल देंगे तो मेरिट का भी पैटर्न बदल जाएगा। कैसे आप कह सकते हैं कौन सा टफ है कौन सा ईजी। तो जो पेपर की एनालिसिस रही है वो मॉडरेट रही है, ना बहुत ज़्यादा टफ था ना बहुत ज़्यादा ईजी था। जैसा कि फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी हुआ, केमिस्ट्री मॉडरेट था, बायो ईजी कह सकते हैं आप, ठीक है। और मैंने अपने कमिटमेंट लेक्चर में जो कमिटमेंट किया था, जैसे कि सर ने बताया कि मैंने कहा था कि अगर बेटा मेरा एक भी पॉइंट, एक ही भी लेक्चर मैंने जो जो चैप्टर आपके पढ़ाए हैं, अगर उससे एक भी बाहर आ रहा है तो मैं वो वीडियो क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा और पढ़ाना बंद कर दूँगा। तो आप अगर कहेंगे तो मैं वो टाइम, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो आया था विटामिन B12 आपकी परनीकस एनीमिया कराती है, विटामिन B12 से क्वेश्चन आया था, विटामिन B12 से जो क्वेश्चन आया था, तो उसमें जब आप मेरा लेक्चर देखेंगे, आप देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर, तो उसमें देखिएगा 1 घंटे 20 मिनट में जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे मैंने ये एज इट इज़ विटामिन B12 के बारे में बताया। मतलब 1 घंटे आपके 16 या 15 मिनट से 1 घंटे 25 मिनट पूरी विटामिन B1 B2 B3 A D E के, मतलब कौन फैट सॉल्युबल कौन वाटर सॉल्युबल, पूरा बताया। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब के टाइमिंग दे दूँगा या स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आपका कोई दिक्कत नहीं, आप उससे मैच करिए, आप जज करिए, टीचर को बहुत अच्छे से जज करिए। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए कि जज करते करते आपको उसमें बेनिफिट होना चाहिए। उत्सव ऑनलाइन बस यही चाहता है कि आपका बेनिफिट हो और आप डॉक्टर बने, ठीक है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे आइए क्वेश्चन पे करते हैं। जैसे कि ये आपका N3 कोड है, उसका 101 क्वेश्चन से शुरुआत हुई है। तो विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस कैरागीन। कैरागीन कौन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपको पता है कैरागीन जो होता है ये हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। अब हाइड्रोक्लोराइड ब्राउन एल्गी रेड एल्गी दोनों देते हैं, लेकिन रेड एल्गी कैरागीन, जैसे हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, कैरागीन जो होता है वो रेड एल्गी हाइड्रोक्लोराइड देता है, आल्जिन ब्राउन एल्गी देता है। तो कैरागीन सीधा आप रेड एल्गी लगाएंगे। अब देखिए अगर इनमें क्वेश्चन घुमाता तो थोड़ा सा क्या करता है, एग्जाम्पल दे देता है। जैसे आपका रोडोफाइसिक एग्जाम्पल दे देता है आपका, ठीक है, PG² में कोई भी देता है, जिलेडियम ग्रासिलेरिया। लेकिन इसमें क्या कि इसने सीधा रेड एल्गा पूछा तो आपका बी आंसर हो जाएगा। रेड एल्गा कैरागीन प्रोड्यूस करता है। अगर आल्जिन पूछता तो ब्राउन एल्गी, दैट इज ऑल हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गी। तो ये क्वेश्चन एकदम बच्चों वाले थे, तुरंत आपने देखा तुरंत लगा दिया। आई होप सही होगा सबका। जनरलाइज सिलेजियम सिनेजिलेना एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर। सही ये पढ़ाया था जब हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस बताया था कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, दे प्रोड्यूस ओनली 1 काइंड ऑफ स्पोर। एक ही काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो टेरिडोफाइट माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर दोनों बनाएंगे। यानी माइक्रो मतलब स्मॉल स्पोर है, मेगा मतलब बड़ा। तो माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर 2 काइंड के स्पोर बन रहे हैं। तो 2 काइंड, तो 2 काइंड के लिए लगाया जाता है हेटीरो। हेटीरो का मतलब होता है डिफरेंट। ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, बायोलॉजी से क्यों जोड़ रहे हो। हेट्रोस्पोरस 2 काइंड ऑफ स्पोर, शब्दों में पकड़िए, शब्द ही क्वेश्चन बता रहा है, आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। हेट्रोस्पोरस 2 काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस बाई, देखिए हेट्रोस्पोरस कुछ ही टेरिडोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सेलेजिनिया एंड साल्विनिया। मैंने ट्रिक बताया था, एस याद रखना, एस से सेलेजिनिया, एस से साल्विनिया, बाकी कुछ भी मिले लाइकोपोडियम और कुछ भी टेरिडोफाइट है तो होमोस्पोरस मार देना। तो इसका आंसर 3rd होगा हेट्रोस्पोरस। ये एकदम बचकाना क्वेश्चन। फिर भी चाहते हो नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कह रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन नहीं है, नॉट
देखिए क्वेश्चन पे नॉट और इनकरेक्ट पे आप गोला करेंगे। खैर एनटीए को मेरी तरफ से धन्यवाद है कि वो बोल्ड करके डार्क कर देता है, जैसे नॉट लिखा तो वो डार्क कर दिया, इनकरेक्ट किया तो डार्क कर दिया। अगर नहीं भी करता, कभी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, कुछ भी करें, तो आप इन चीज़ों को हाईलाइट करें। कभी कभी क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा ही नॉट और आपको पहला आंसर मिल गया, आप बढ़ गए। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रेशर होता है, क्वेश्चन इसीलिए मिस्टेक होती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे टफ नहीं होते। अच्छा, आपकी जो एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, मतलब मैं एसएससी लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल, एनटीए, नीट, आईटी, जेईई मेन सब की बात करता हूँ। एग्जाम कभी आपका बहुत नॉलेज नहीं चेक करता, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेक करता है, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, कैसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ चल रहा है, कैसे आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो बेटा, ये नहीं कि आपको मतलब सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है, नॉलेज वहाँ नहीं काम आती। नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका सिचुएशन हैंडलिंग, आप कैसे मैन काइंड है, आप कैसे काइंड हार्टेड है, कैसे आप सिचुएशन और समस्याओं को डील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। इसी तरह आपका स्टेप, पहला स्टेप होता है पेपर को सीखना। जैसे एनसीईआरटी का जो हमारे एग्ज़ाम पे रिवोल्यूशन आया, जो रिवोल्यूशन एनसीईआरटी क्यों ऐसा है? क्योंकि एनसीईआरटी क्या करती है ना, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक आपको सोचने का मौका देती है, और जो चीज़ सोचने का मौका देगी वो आपको आगे आने का बढ़ावा देगी। क्योंकि पहले की किताबें तो वो जो थी वो लिख देती थी, हाँ ऐसा हो रहा तो ऐसा हो ही रहा है, आपका सोचने का नहीं, आपका रटने का फ्रेम ऑफ माइंड बता रही थी। लेकिन जो एनसीसी, नेशनल काउंसिल ऑफ कमेटी, वो फ्रेमवर्क, एनसीईआरटी आप कभी ध्यान से पढ़िए, एनसीसी फ्रेमवर्क जो होती है, ये एनसीईआरटी एक लेखक नहीं लिखता बेटा, इसमें कमेटी, पैनल बैठते हैं। ठीक है, इतने लोग लिखते हैं, तो उसका सबका फ्रेम ऑफ माइंड चेक करते हैं, स्टूडेंट के स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, ये एनसीईआरटी है। दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। आप नीट में देखिए डिक्टो क्वेश्चन 99% एनसीईआरटी से है। ठीक है, तो फिर ब्रेक मार्कर तो चलते हैं। तो विच आर द फिर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट मैंने कहा था क्या होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोमॉलिक्यूल जब पढ़ा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर दोज मेटाबोलाइट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बट देयर रोल इज नॉट स्पेसिफिक। उनके रोल को अभी तक पता ही नहीं किया जा सका, उनका रोल एक्चुअली में हैगा, लेकिन वो मैनकाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गम निकालते हैं आप लोग, मॉर्फिन, कोडीन, एब्रिन, रिक्सिन, लेमन ग्रॉस ऑयल, ये सारे अलग अलग टाइप के मेटाबोलाइट्स हैं, लेकिन वो ह्यूमन काइंड के लिए यूज है, लेकिन प्लांट के लिए क्या यूज है ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। ठीक है, और इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो आपके मतलब सिलेबस में वही बताएंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो उसमें कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? देखिए अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज भैया प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करें, प्रोटीन की सिंथेसिस और ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन, जैसे स्टार्च के रूप में स्टार्च होता है, सुक्रोज के रूप में बनता है, तो ग्लूकोज का फॉर्म कहीं ना कहीं स्टार्च है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर विन ब्लास्टिंग करक्यूमिन बताइए, रबर, गम, मॉर्फिन, कोडीन, ये आपके क्या हैं? बाकी के तीनों क्या हैं? आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। तो अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज क्या हुआ? आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, यानी दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़िए। म्यूटेशन इन द प्लांट, 104 क्वेश्चन, म्यूटेशन इन द प्लांट इज इंड्यूस्ड बाई। अगर आपको म्यूटेशन किसी प्लांट में कराना है सर, तो आप क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? गामा रेज इंड्यूस करेंगे। गामा रेज क्या करते हैं? इनके सेल को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करके उसको उसके लिए कम्पिटेंट बनाते हैं। अब ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, तो इसलिए इस फूड स्ट्रेटजी से डायरेक्ट क्वेश्चन था गामा रेज। आइए उसके बाद, व्हेन जीन स्टार्टिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन अटेम्प्ट इंडिविजुअल टिश्यू ट्रीट डिसीज, इसे जीन थेरेपी कहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपका इसमें कंट्रोवर्सी मिलेगी, कुछ लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी बताएंगे। खैर हद तक बातें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी रिलेट करती है, लेकिन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन क्या है? हमेशा याद रखिए, जब आप कभी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। तो इसका मेरे हिसाब से जीन थेरेपी आंसर है। एनटीए क्या देती है? मोस्ट प्रोबेबली देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए 106 नंबर क्वेश्चन, विच कंटेन मैनिटॉल बताइए। मैनिटॉल लेमिनेरिया बताया था, ब्राउन अलगी देखिए आपका ग्लेसिलेरिया रेड अलगा है, वोलवॉक्स ग्रीन अलगा है, यूलोथ्रिक्स ग्रीन अलगा है, इक्टोकार्पस ब्राउन अलगा आंसर है आपका। विच आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 107 माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, बिल्कुल सही, माइक्रोबॉडीज दोनों प्रेजेंट होती है। आगे बढ़िए, सेल का चैप्टर साइटोलॉजी। पेरीन्यूक्लियर स्पर्म बैरियर, बिल्कुल बैरियर बनाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन, न्यूक्लियर पोर पैसेज ऑफ प्रोटीन आरएनए, बिल्कुल बोथ डायरेक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। उसके बाद कह रहे हैं मैच्योर सीप ट्यूब पोजेस कनेक्टिव न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं भैया सीप ट्यूब लैक न्यूक्लियस, यही क्वेश्चन है। आपको इनकरेक्ट पूछा सीधा, यही इनकरेक्ट क्वेश्चन। आगे बढ़िए, साइट ऑफ परसेप्शन लाइट इन द प्लांट ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म के दौरान लाइट को कौन परसेप्ट करता है? भैया लाइट के लिए सबसे जरूरी है लीफ में लाइट पड़ती है तभी तो फोटोसिंथेसिस बनी है। 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन, एज इट इज सेम परसेप्शन ऑफ लाइट लीफ करता है, यही आंसर 2020 में लगवाया, यही आंसर इस बार भी है। अब आई 109 क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल में, ये इकोलॉजिक क्वेश्चन है, तो उसमें स्टैंडिंग स्टेट को बताता है। स्टैंडिंग क्रॉप आपके बायोमैग्निफिकेशन, नॉट बायोमैग्निफिकेशन, उसके पूरे क्या उसका बायो रिसोर्सेस है उसके बारे में बताता है। स्टैंडिंग क्रॉप, आप कंफ्यूज होंगे स्टेट और क्रॉप में, इसका आंसर है स्टेट, यानी स्टैंडिंग स्टेट।
फैक्टर लीड टू फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या बताया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट लेड टू द फाउंडर इफेक्ट। बस ये थोड़ा लगता है आपको बाहर का क्वेश्चन, लेकिन बहुत रिलेट करके एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, देखिए जितने क्वेश्चन आपके ये आए, जितने क्वेश्चन आपके आए मैचिंग वाले, जैसे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, आप इसमें एक भी पकड़ लें, मेरिस्टेमेटिक कल्चर क्यों कराया जाता है, मेरिस्टेमेटिक इतना तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, उतना वायरस शायद नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम लोग मेरिस्टेमेटिक कल्चर करवाते हैं। तो अगर मैं सी का फोर्थ पकड़ता हूँ तो सी का फोर्थ सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, और जो कि यही आपका पहला आंसर होगा, लेकिन हम सब पढ़ेंगे। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पोमैटो, टोमेटो और पोटैटो से मिलकर बनाया गया था पोमैटो। उसके बाद प्लांट टिश्यू कल्चर में मिलकर बनाया गया था आपका टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या है, द पावर ऑफ द टिश्यू दैट कैन रीजनरेट होल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सेल से अगर पूरी प्लांट बॉडी बना ली जाए उसे टोटीपोटेंसी कहती हैं। FC स्टीवर्ट ने इसके बारे में बताया था, साइंटिस्ट का नाम नहीं याद करना है आपको, FC स्टीवर्ट ने इसको बताया टोटीपोटेंसी क्या होती है, प्लांट में जनरली ज़्यादा देगी, ठीक है। टोटीपोटेंसी हो गया। मेरिस्टेमेटिक कल्चर मैंने बता दिया। अब माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोपागेशन सोमा क्लोन, सोमा क्लोन किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए, तो आपके माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा। तो ये पहला आंसर हो गया। देखिए वही क्वेश्चन आ गया था ये जो अभी बताया आते ही। पीसीआर में कौन सा स्टेप है, तो पीसीआर में बच्चा हमेशा याद रखना, पहले क्या होता है आपका डीनेचुरेशन होगा, फिर एनीलिंग होगा, फिर उनके प्राइमर को एक्सटेंड कर देंगे, तो डाई याद रखना, DAE, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, देन एक्सटेंशन, बस खत्म हो जाए। आपका 94, 72 और 70 ऐसे मतलब टेम्परेचर पे ये वर्क कराया जाते हैं। यही क्वेश्चन सुबह बताया था। और कोहेजन, देखिए कोहेजन एडिशन, फिर मैचिंग का क्वेश्चन, मैचिंग बहुत ईजी थे, एक पकड़ के पूरा काम लगाओ, ठीक है। सर गटेशन क्या होता है, वाटर लॉस इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। वाटर लॉस इन वेपर फॉर्म हो गया तो ट्रांसपिरेशन हो गया, लिक्विड फॉर्म यानी गटेशन। तो मैं डी का अगर थर्ड पकड़ता हूँ तो एक ही में ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ देखिए, डी का थर्ड पकड़ता हूँ थर्ड ही आंसर आता है, लेकिन फिर भी हम मिलाएंगे। कोहेजन क्या होता है आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ टू वाटर, वाटर के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है उसे कोहेजन कहते हैं। फिर एडेशन क्या कहते हैं, एडेशन क्या है, मोर अट्रैक्शन लिक्विड फेस में ज़्यादा एज कम्पेयर टू गैसियस फेस, तो उसे क्या कहते हैं, एडेशन कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन होती है अट्रैक्शन टूवर्ड पोलर सरफेस, पोलर सरफेस के अकॉर्डिंग जब किसी आयन या मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं आप सरफेस टेंशन। गटेशन बता दिया, आंसर क्या हो गया आपका थर्ड। फिर आया डाइडेल्फेस 114, 114 नंबर क्वेश्चन। डाइडेल्फेस स्टेमेन आर फाउंड इन, डाइडेल्फेस देखो, मोनोडेल्फस, चाइना रोज, डाइडेल्फस आपका जब मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। डाइडेल्फस पी, पॉलीडेल्फस सिट्रस, मतलब आप कहाँ देखिए, मतलब कहीं भी आपका एक भी बाहर का नहीं क्वेश्चन, अगर पॉली पूछता सिट्रस लगाते, मोनो, चाइना रोज, अब डाइडेल्फस पी, मटर, आंसर क्या है आपका मटर पी। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड, देखिए वीडी साइड ऑरेंज यूज किए गए, देखिए इसमें सारे ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन ही यूज होते हैं लेकिन सिंथेटिक ऑक्सीजन यूज होते हैं। 2,4-D 2,4 डाइफिन, ये 2,4-D देखिए 2,4-D 2,4-T, ये क्या है सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ठीक है। डाइफिनेट ट्राई, तो ये 2,4-D आपका एक्शन है। एजेंट ऑरेंज, इसको एजेंट ऑरेंज की तरह यूज किया गया था जब अमेरिका और वियतनाम के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो बहुत सारे सैनिक जो हैं वो छिप गए थे कहाँ पे, फॉरेस्ट पे, तो उनकी पत्तियों को डिफोलिएट यानी पत्तियाँ गिर जाएं और वो हमें आसानी से दिखे जा सके, उसके लिए एजेंट ऑरेंज यूज किया गया था। एजेंट ऑरेंज इसी का दूसरा नाम है, एजेंट ऑरेंज 2,4-D, तो आपका आंसर हो जाएगा 2,4-D। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रिकवरिंग डीएनए एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल किसके लिए डालते हैं बच्चा, जब आप देखते हैं बीकर में लेते हैं तो अगर ये डीएनए है तो उसमें अगर चिल्ड इथेनॉल देते हैं तो ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, तो चिल्ड इथेनॉल इज फॉर प्रिसिपिटेशन ऑफ डीएनए, दिस इज योर डीएनए। तो डीएनए के लिए ऑब्वियसली डीएनए के लिए हमें डीएनए ही चाहिए, डिजायर प्रोडक्ट आपका डीएनए है, आंसर क्या गया डीएनए का 116। देन 117 फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सोरघम, सोरघम और शुगर केन आपको पकड़ना पड़ेगा कि सोरघम और शुगर केन किसके एग्जाम्पल है, कि C3 प्लांट के हैं कि C4, तो बच्चा शुगर केन और सोरघम मैंने बताया था कि C4 प्लांट होते हैं, कैसे प्लांट, C4 प्लांट, तो C4 प्लांट सोरघम और शुगर है, तो भैया 4 कार्बन नाम ही पड़ा, 4 कार्बन, OA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पहला प्रोडक्ट बना इसीलिए इसका नाम पड़ा 4 कार्बन। डिक्टो एज इट इज क्वेश्चन, देखिए OA कहाँ है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये आपका आंसर होगा। देखिए कितना खूबसूरती से खत्म हो रहा है, आप ध्यान दीजिए बस। देखिए फिर आया मैचिंग, मैचिंग में आपको दिखाता हूँ, यहाँ लेंटिसेल लिखा हुआ, लेंटिसेल क्या कहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करता है। एक का थर्ड पकड़े, पूरा आंसर लग गया, लेकिन हम फिर से करेंगे। कॉरकेम्बियम, कॉरकेम्बियम कहता है क्या होता है, देखिए एक अगर आप पकड़ते हैं जैसे यहाँ पे फेलोजेन, ठीक है, इधर जो बाहर वाला सेल बना, ठीक है, फेलम, और इधर फेलम, फेलोजेन, फेलोडर्म, फेलोडर्म, इसे कहते हैं कॉरकेम्बियम, ये कॉर्क है, और ये सब मिला के पेरीडर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरीडर्म, ये आपकी एनाटॉमी का क्वेश्चन, पेरीडर्म कहलाता है। तो बस
आपका कॉर कैम्बियम क्या हो जाएगा, फेलोजेन हो जाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म ये, और कॉर्क जो होगा वो फेलम होगा, या आप सुबेरिन, उसमें सुबेरिन की डिपोजिशन होती तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो आंसर आ गया, आपका आंसर पहले आ गया। देखिए मोनोइसियस प्लांट पूछा है, मार्केंसिया, साइकस और ये कैरिका पपाया। पपाया तो आप जानते हैं डायोसियस होता है, साइकस भी डायोसियस। उसके बाद मार्केंसिया, रिक्सिया मार्केंसिया में अलग अलग थैलस थे, मेल फीमेल, तो कैसे सेम हो सकता है। एक ही आंसर है कारा। कारा के में क्या होता है बच्चा, कारा जैसे ये कारा का पौधा एल्गी है, कारा होता है जैसे ये, तो इसमें क्या होता है अपर साइड और लोअर साइड दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अपर जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, क्या होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, और नीचे होता है मेल सेक्स ऑर्गन। अगर आपसे पूछ ले अपर कौन सा, अब नीचे कौन सा, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। देखिए अपर मेल सेक्स ऑर्गन, इसे दूसरा नाम कहते हैं निक्यूल भी कहते हैं, आपकी बार कहीं पूछ रहे निक्यूल, और इसे ग्लोब्यूल कहते हैं। तो अपर निक्यूल और इनर या लोअर साइड ग्लोब्यूल पाया जाता है, निक्यूल और ग्लोब्यूल। मेल सेक्स ऑर्गन ये देखिए एनसीईआरटी के बाद निक्यूल और ग्लोब्यूल है, मैंने बता दिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम आप भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ऊगोनियम, ऊगोनियम, और नीचे वाले कह सकते हैं आप लोग आर्चिगोनियम। ये खत्म हो गया आपका पूरा। तो कारा कैसा है आपका, मोनोइसियस। मोनोइसियस आर दोज इन विच सेक्सेस कैन नॉट बी सेपरेट, सेपरेट नहीं होते, एक में ही होता है, ठीक है। तो कारा हो गया आपका मोनोइसियस। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया विचार मियोसिस इन्वॉल्व। अरे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर का डिवीजन कैसे होता है, एनाफेज सेकंड, पूरा प्रोफेज, पेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मियोसिस, पहले माइटोसिस पढ़ा फिर मियोसिस में सब बताया, तो उसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखिए F1 F2 प्लांट को अंडरस्टूड किया जा सकता है किस डायग्राम से, FC पुनेट, RC पुनेट, रिचर्ड C पुनेट जो थे, ठीक है, जेनेटिसिस्ट थे, इन्हीं के द्वारा पुनेट स्क्वायर के द्वारा समझ के, तो पुनेट स्क्वायर इनके नाम से पढ़ा, ये लग गया क्वेश्चन। जी में आर प्रेजेंट इन सम लीवर बर्ड ब्रायोफाइटम पर लीवर बर्ड पढ़ाया आपको, ठीक है, मॉसेस पढ़ाए, तो लीवर बर्ड में जीमा कब पाया जाता है। टाइप ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक कंटेन, मैंने जब पढ़ाया था तो आप देखिए, अगर उसमें सेक्सुअल डिविजन फ्लावरिंग प्लांट मेरे नाम से डालेंगे तो यूट्यूब में लेक्चर आपको मिलेगा, और उसमें आप एम्ब्रियोसाइक फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें बताया था मैंने, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। यहाँ पे 3 सेल, 3, ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये सेंट्रल सेल हो गया, और इधर आपके 3 एंटीपोडल्स 1 2 3, ये देखिए 3 यहाँ से गैमेट आता था, फ्यूज़ करता था, 3 2 5 और 3 8, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, ये पूरा एक में हो जाता है ना सेंट्रल सेल, ठीक है, ये पूरा सेंट्रल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, पेज नंबर 27 एनसीईआरटी सेकंड एनसीईआरटी पेज नंबर 27, पॉलिनेशन के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो वहीं सीधा लिखा हुआ है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, मोनोस्पोरिक टाइप, सब चीज़ें बताई थी पूरा एक डायग्राम बना के। तो बस खत्म यार, मतलब ऐसे लेवल है क्वेश्चन आने का। पढ़ाया कितना था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, सिंगैमी ट्रिपल फ्यूजन मिलके क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन आया क्या, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। मतलब आप पढ़िए पूरा, कुछ भी आए, ठीक है। तो 1 to 4 क्वेश्चन में आ गए हैं। इंस्पाइट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, जो वार्बलर थे उन्होंने बताया था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को अगर कम करना है तो हम उनको क्या करेंगे, रिसोर्स का पार्टनरशिप कर देंगे। जैसे कि अगर 5 वार्बलर स्पीसीज हैं, बर्ड हैं, और उनके फॉडर या फीडिंग का टाइम ही बदल दिया जाए, जैसे कि अगर वो सुबह जाती हैं फॉरेस्ट के लिए दाना चुनने के लिए, तो कुछ स्पीसीज शाम को चली जाएँ, तो उससे क्या होगा, रिसोर्स का पार्टीशनिंग हो जाएगा, यानी रिसोर्स का बंटवारा हो जाएगा, और उससे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप अलग अलग टाइम पे जाएंगे तो आपको भाई कोई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन फील की बात ही नहीं है, ठीक है। अगर एक ही साथ जाएंगे तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ेगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि इंस्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नेचर विच मैकेनिज्म इज कम, तो बस रिसोर्स पार्टीशनिंग, आंसर 1 to 4 का 4 है। अब आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर 125। देखिए यहाँ पे फिर क्या है, मैचिंग है। मैचिंग बहुत सारी आई और बहुत इजी थी। जैसे आपको एक चीज़ पता हो, सेंट्रोमियर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोजोम का बनाती है, आपने सी का 1 पकड़ा, सी का 1 देखिए सिर्फ या सेकंड आंसर में ये आंसर हो गया, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। क्रिस्टेई क्या होते हैं, इनफोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया के। फिर थैलाकॉइड क्या होता है, फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स ऑफ प्लास्टिड यानी 4th। फिर उसमें सेंट्रोमियर ये बता दिया। क्रिस्टी क्या होते हैं, डिस्क शेप गोल्जी अपरेटस। तो थर्ड 4th और उसके बाद 1st एंड 2nd।
तो इसमें जो भी आंसर है आपका वो लग जाएगा, सेकंड आंसर है, ठीक है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है, एनर्जी का पिरामिड, ये कभी उल्टा नहीं हो सकता, नॉट बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता, हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। ऑलवेज एनर्जी इज यूज्ड, 10 जूल एनर्जी यूज होती है हमेशा। एज सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे, जैसे आपका टॉप कॉर्निवर में 1000 है तो उसमें 100 है, फिर 10 जूल है, ये पूरे एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है। तो घटेगी भाई अपराइट, बिल्कुल अपराइट ही आएगा आपका, तो ठीक है। तो इसके लिए अपराइट देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पिरामिड ऑफ बायोस में सी जनरली अपराइट होता है, ठीक है, मान लेते हैं। अभी कुछ देर के लिए गलत है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट एकदम सही, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड अपराइट, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोस सी जनरली इन्वर्टेड, बिल्कुल सही। तो बचा क्या, गलत, नॉट करेक्ट पूछा है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट होता है, ठीक है, ये हो गया। व्हेन सेंट्रोम इज सिचुएटेड मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अगर मिडिल में, देखिए MS एड पढ़ाया था, MS एड महेंद्र सिंह धोनी MS एड कहाँ पे होंगे, क्रिकेट ग्राउंड पे। तो MS मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। इसमें क्या था, अगर दो क्रोमोसोम है उनके बीच में सेंट्रोमियर पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम थोड़ा ऊपर चले गए तो एक आर्म लॉन्गर एक छोटी, और इसमें क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक वाली में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, वन वेरी शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग, ठीक है। और एक में तो टर्मिनल में चला जाता है क्रोमोसोम, तो ये टर्मिनल, ये हो जाएगा आपका टीलोसेंट्रिक, टीला में चला गया। तो बस पूछा क्या है, पूछा है कि सेंट्रोमिसिटी मिडिल, तो मिडिल में बच्चा किसमें होता है, मेटासेंट्रिक, आंसर इज योर आंसर इज मेटासेंट्रिक। डीएनए स्ट्रैंड जेल इलेक्ट्रॉन इथिडियम ब्रोमाइड, देखिए जब आप डीएनए का आइसोलेशन करते हैं तो चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, इथिडियम ब्रोमाइड से उसकी स्टेनिंग कराते हैं और उसमें ऑरेंज कलर की लाइट डालते हैं। डीएनए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऐसे नहीं दिख सकता वो नॉर्मल विजुअल लाइट में, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखता है आपको भैया, आप उसमें जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालेंगे तो ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखें। तो वही क्वेश्चन पूछा कि डीएनए स्ट्रैंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैसा दिखता है, ब्राइट ऑरेंज बैंड, खत्म। एमेंसेलिज्म, मैंने बताया था कि इकोलॉजी में कुछ पढ़ के ना जाना, यानी जाना या ना जाना, लेकिन ये पढ़ लेना जरूर। पहले पॉपुलेशन एंड उसमें बताया था कि ये आपका प्लस क्या होता है, आपका सिम्बियोसिस, या आप कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों का फायदा होता है। इंटर स्पेसिफिक के बारे में, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन है, प्लस माइनस के दो हैं, या आपका ये पैरासिटिज्म है, पैरासाइट का फायदा और होस्ट का घाटा, मरता नहीं घाटा होता है। प्लस माइनस कंपटीशन में भी, ठीक है, सॉरी कंपटीशन में दोनों का माइनस प्लस माइनस इसमें हुआ आपका, इसमें। और प्रेडेटरी में प्रे को जो होता है फायदा होता है, वो आपका प्रे जो है मर जाता है, प्रेडेटर क्या करता है, उसको भोजन मिलता है, तो प्लस माइनस वहाँ भी। फिर उसके बाद प्लस, देखिए प्लस था, प्लस माइनस दो कंडीशन थी, फिर एक था -0 अमेंसेलिज्म, और +0 है अगर तो कॉमेंसेलिज्म। तो इसमें क्या पूछा था, अमेंसेलिज्म। मैंने बताया था अम्मी लोग ऐसी होती हैं कि वो अपना घाटा कर लेती हैं लेकिन तुम्हारा नुकसान नहीं होने देती, यानी तुम्हारा 0 मम्मी का घाटा, तो अमेंसेलिज्म खत्म, नहीं रट पा रहे थे। कॉमेंसेलिज्म +0, कॉमन लोग क्या करते हैं अपना फ़ायदा उठा लेंगे, तुम्हारा घाटा हो या ना हो, यानी 0 और उसका फ़ायदा, तो +0 कॉमेंसेलिज्म। मम्मी से अमेंसेलिज्म यानी माइनस और 0, खत्म, यही लगाया था। तो स्पीसीज A 0, स्पीसीज B माइनस, या स्पीसीज A माइनस, स्पीसीज B 0, लकीर के फकीर नहीं बनना, कहीं भी हो लगा देना इसे, ठीक है। उसके बाद कहता है प्लांट पाथवे रिस्पॉन्स टू डिफरेंट इक्वेटिक इन्वायरमेंट या डिफरेंट हैबिटाट में कहता है, तो कौन से स्ट्रक्चर बनता है। अरे प्लास्टिसिटी यार, प्लास्टिक कोरिएंडर लाक्स पार में देखे थे कि जब उसको पौधे का प्लांट, जब वो पत्ती पानी में थी तो उसका स्ट्रक्चर दूसरे तरीके था, जब उसको टेरेस्ट्रियल में ला दिया तो उसका शेप बदल गया। दिस इज प्लास्टिसिटी, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन विथ इन्वायरमेंट ऑफ द, ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर पौधा अपने आप को ढाल दे रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लास्टिसिटी। यार इतना ईजी क्वेश्चन आ सकता है, सोचिए, मतलब क्या बताएं आपको। बस जुड़े रहिए उससे, ऑनलाइन में विश्वास बनाए रखिए। मैं तो कहता हूँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ, आप मेरे जितने भी लेक्चर यूट्यूब में पढ़े, एक भी क्वेश्चन बाहर का दिखा देना, अगर मैं अपने लेक्चर में नहीं पढ़ाया होऊंगा और एनसीईआरटी में होगा और नहीं आया, आपका पेपर आपके सामने है। मैंने पहले कहा था 10 दिन पहले कि कुछ दिन बाद आपका पेपर आपके सामने होगा, मेरे वीडियो हमेशा पड़े रहेंगे, आप देखिए, बताइए कि मैंने ये नहीं पढ़ाया, जो भी आप कहेंगे मैं मानने के तैयार हूँ, ठीक है। अब आपके पास समय है। GPP-R, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, क्या कहते हैं, NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, N प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनसीईआरटी का बहुत सिंपल फार्मूला, GPP-R = NPP, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। कुछ प्लांट पौधा, उसको भी तो भैया चाहिए, क्या चाहिए, उसको भी तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो रेस्पिरेटरी लॉस उसमें भी होता है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिव जो बनती है उसमें से अगर हम रेस्पिरेटरी लॉस को कर देते हो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव आती है। तो उसमें पूछे तो भैया R बताइए क्या है, अब इससे ईजी क्या पूछ सकते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस
दैट्स ऑल। आपका आंसर कहाँ है? 131 का थर्ड पॉइंट में देखिए रेस्पिरेशन लॉस लिखा है, आंसर हो गया। सेल विथ एक्टिव डिवीजन कैपेसिटी, अगर सेल जिसमें भयंकर डिवीजन की कैपेसिटी हो, आप क्या कहोगे उसे? उसे कहोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ए का मैं अगर थर्ड सेकंड देखता हूँ, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में चौथा आंसर, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है, आप और भी चेक करने। टिश्यू हैविंग ऑल सिमिलर स्ट्रक्चर, भैया सीधी सी बात है, सिंपल टिश्यू हैविंग ऑल आइसोडायमेट्रिक कंडीशन, ठीक है, ये खत्म। टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, वैस्कुलर टिश्यू के डेड हाईली थिक एंड नैरो ल्यूमेन, ये सीधा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप स्केलेरिड है, ट्रैकिड स्केलेरिड पढ़ा उसमें एनाटॉमी के क्वेश्चन देखिए, एनाटॉमी से 2-3 क्वेश्चन आए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा। अच्छा पेपर का जो मैं थीम रहा इस बार, कोई चैप्टर का वेट है, सब खत्म। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, इकोलॉजी और इन सब से ह्यूमन फिजियो से बहुत क्वेश्चन भर भर के आते थे, लेकिन एनटीए कहती नहीं आपको पूरे एनसीईआरटी पढ़ना है। आप मतलब अपने दिमाग में गलत थॉट मत बनाइए, पूरे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा यूनिट किस साल भयंकर आ जाए। देखिए इस बार जेनेटिक्स, बायोमॉलिक्यूल, एमबीआई मालिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इकोलॉजी और आपका ये 2-3 चैप्टर मिलकर ना इतना क्वेश्चन आया है कि आप समझ नहीं सकते। साइटोलॉजी से आइए आगे देखते हैं, आया तो खैर सबसे है बट ज़्यादा आगे आइए। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ये हो गया, फिर उसके बाद पूरा ही खत्म, यानी 132 का जो मैचिंग है वो खत्म। सर चल रहा है? देखिए जो एफएससी क्रिक थे, क्रिक एंड वॉटसन एंड क्रिक थे, तो क्रिक ने क्या रेप्लिकेशन दिया था, तो उन्होंने बताया था कि डीएनए से अगर हमें क्या बनाना है, डीएनए से अगर मैसेंजर आरएनए बनाना है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना है, तो इसमें क्या करिए आप सर, इसको ट्रांसक्रिप्शन करिए। मैसे आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे यार किसी चीज़ का प्रोसेस अगर सीधे हो रहा है और उसका उल्टा कराओ तो रिवर्स होगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए से डीएनए का बनना है, डीएनए से आरएनए का बनना दिखा रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन ये लिख लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन बेहद इजी क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद क्या आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आप यहाँ पे क्या हुआ मैकेनिज्म, सी से प्रोसेस गया, वहाँ से डी बना, यहाँ डी मतलब क्या बना, प्रोटीन बना। प्रोटीन किस प्रोसेस के बनता है, ट्रांसलेशन के थ्रू। तो सी इज योर ट्रांसलेशन एंड डी इज योर प्रोटीन। और ये क्या है, ये डीएनए का बनना फिर से ये रेप्लिकेशन कहलाता है। तो आपका ए जो है वो रेप्लिकेशन है, बी ट्रांसक्रिप्शन है, सी आपका क्या है, ट्रांसलेशन है, डी आपकी प्रोटीन है। तो ऐसा क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है, देखिए ए में ट्रांसलेशन दिया है, बिल्कुल गलत हो गया, दूसरा रेप्लिकेशन दिया है और चौथा रेप्लिकेशन दिया नहीं, यही आंसर है। एलिमिनेशन मेथड, वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सब आपको नहीं आते, वहाँ आपको निकालना है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बचा आप देखिए हर क्वेश्चन के पीछे जो होती है 50% की 25% की प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की। जब आप 2 एलिमिनेट कर दी तो आपके पास 50% की बढ़ गई, और 50 में अगर 1 निकाल ली 100% प्रोबेबिलिटी आपका क्वेश्चन सही है। तो 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद देखिए एक में ट्रांसडक्शन लिख दिया है, तो ट्रांसडक्शन का कोई मतलब नहीं है, वहाँ ट्रांसलेशन है, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। ये जैसे कि पूरा बता ही दिया मैं। उसके बाद भैया पीसीआर बताइए पीसीआर में मैंने कहा था कि पॉलीमरेज सिलेक्शन नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशन कौन नहीं है, पीसीआर किसके लिए होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, जीन म्यूटेशन के लिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए, लेकिन ये नहीं कि आइसोलेटेड प्रोटीन को निकालने के लिए। अबे भैया हम जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड कर रहे थे तभी हमने कर लिया था, प्रोटीएज डाल के प्रोटीन को तोड़ दिया था, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को मतलब तोड़ दिया था। और डीएनए के लिए डीएनए नहीं तो डीएनएज वगैरह डाल दिए। तो डीएनएज देखो, डीएनए 2 तरह से लिखा जाता है, डीएनएज है तो डीएनए का जो तोड़ने वाला वो एंजाइम है, और एक डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये था, तो बस खत्म, प्यूरिफिकेशन आइसोलेटेड प्रोटीन। पीसीआर का ऐसा रोल कुछ भी नहीं है, तो 134 का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आइए, करेक्ट टर्म यूज टू ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ड्यूरिंग पॉलिनेशन। यहाँ तक तो आप ना ऑटोगैमी तो हटा दिए, लेकिन जीटेनो जीनों में जूझ रहे हैं। यहाँ तक मैंने स्टैंड पढ़ा, जीटेनो और जीनों में जूझ रहे हैं, लेकिन जो अगली छड़ की लाइन है वो तुरंत बता देगी जीटेनो है कि जीनो है। कह रही है कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। हाँ देखिए लाइन पकड़िए, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। बच्चा मैंने बताया था कि जो जीनोगैमी और जीटेनोगैमी इज अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली कैसी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वहाँ एक ही प्लांट से एक ही फ्लावर के आ रहा है, एक प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है तो जीटेनोगैमी है, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है तो जीनोगैमी है। तो सेल्फ जीटेनोगैमी इज अ फंक्शनली, क्योंकि वहाँ पॉलिनेशन यूज हो रहा है, इसलिए वो कैसा है, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें कह रहा है जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन चाहिए, तो आपको जीनो कराना पड़ेगा, यानी डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से आपको मीटिंग करानी पड़ेगी, एक पपाया दूसरे पपाया के पेड़ से, ठीक है। तो ये हो गया जीनोगैमी आंसर।
कैसे आपको सोचना है, देखिए क्वेश्चन को आपको सोचते जा रहा हूँ, आपके सामने पढ़ता जा रहा हूँ। अब आप सोचिए कहाँ दिक्कत हो रही है आपको, मतलब इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ाया, उसके बाद एक एक चीज़ें लिखवाई, उसके बाद एक एक डायग्राम, मैंने तो यहाँ तक कि पूरे फ्लावर बना के पढ़ाया था आपको, बच्चा ऐसे लिया था, पूरे फ्लावर बनाया था कि इसमें ये फ्लावर है, इसका दूसरा वाला है। तो अगर एक ही फ्लावर के, एक ही पौधे के एक ही फ्लावर से हो रहा है आटो, एक प्लांट के एक ही फ्लावर से हो रहा है आटो, एक प्लांट के अलग अलग फ्लावर से हो रहा है जीटेनो, और दो अलग अलग प्लांट से हो रहे हैं जीनो, कितना जीनो का मतलब डिफरेंट, स्ट्रेंज, अजनबी। ये रहा सेक्शन ए खत्म, 35 क्वेश्चन हवा में। ठीक है सर। सेक्शन बी बायोलॉजी आते हैं बॉटनी में, जिसमें अभी 10 अटेम्प्ट करने, लेकिन मैं कराऊंगा पूरा 15। ठीक है। करें पॉलीमरेज थर्ड, देखिए जो आपका यूकैरियोटिक है उसमें 3 टाइप के पॉलीमरेज यूज होते हैं। सर थोड़ा पानी चाहेंगे तो 3 प्रकार के, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये यूकैरियोटिक के लिए थे सर, इंक नहीं है। पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रटने का क्या तरीका बताया था, HMT, HN हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। HMT एक आती थी पहले, आप घड़ी सुनते होंगे HMT, हिंदुस्तान मशीनरी टूल, बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत पहले रईस लोग पहनते थे HMT, उसी से ट्रिक रटवाया था। HM, अब यहाँ HM कुछ नहीं, HN है हेट्रोन्यूक्लियर, फिर उसमें मैसेंजर एंड ट्रांसफर। तो इसमें क्या कहा था, पॉलीमरेज थर्ड यानी ट्रांसफर आरएनए से, देखिए पॉलीमरेज थर्ड से ट्रांसक्रिप्शन tRNA, 5S SNRNA सब। ठीक है, ठीक खत्म, चुटकी में लगा दिए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, मैंने तो तीनों को बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। HN हेट्रोन्यूक्लियर पहले का, दूसरा मैसेंजर, तीसरे का tRNA, 5S RNA, SNRNA सब न्यूक्लियर। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब उसके बाद नॉट करेक्ट। अच्छा, एक स्टेटमेंट देखिए 137 वाला, स्ट्रोमा लाइमली है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड ओनली एंड लैक NADP रेडक्टेज। बिल्कुल सही, स्ट्रोमा लाइमली के पास फोटोसिस्टम फर्स्ट होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, NADP रेडक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता। सही है। ग्रेना लाइमली बोथ, बिकॉज ग्रेना लाइमली है बोथ PS1 एंड PS2 एंड स्ट्रोमा लाइमली लैक NADP रेडक्टेज। ये तो वही लाइन लिखी है। फिर आइए साइक्लिक फॉस्फोरेस बोथ PS, नहीं बेटा, साइक्लिक जेड स्कीम जब बनाई गई थी तो साइक्लिक में कहाँ दोनों यूज हो रहे थे, साइक्लिक में फोटो सिस्टम PS फर्स्ट ही यूज हो रहा था, सेकंड नहीं यूज हो रहा था। तो ये तो गलत कह रहे हैं, साइक्लिक फोटो इन्वॉल्व बोथ, नहीं नॉन साइक्लिक इन्वॉल्व बोथ, PS1 एंड PS2 नॉन साइक्लिक में होता है। तो PS यानी इनकरेक्ट पूछे तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर है, साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, ओनली PS1 होगा। तो ये गलत होगा, बोथ आर सेंसिटाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक। बिल्कुल सही, बहुत ध्यान रख रहे हैं सर आप हमारा। पानी मांगे थे आप, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन। हाँ, सब मेंबर में कह रहा है 30 मिनट, किसी में मंथ के लिए, किसी में लॉन्ग मंथ। तो अलग अलग जो आपकी रोजेसी, सोलेनेसी, इनमें क्या थी, मंथ के लिए। तो हमने पूछा था पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी, व्हाट इज द वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन टू वाइबल इन द प्लांट फॉर फ्यू ईयर फ्यू मंथ। कुछ में स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएशन होता है, कुछ प्लांट में कुछ महीने, 30 सेकेंड, देखो 30 सेकेंड से लेकर कुछ महीना, कुछ साल, बहुत अलग अलग है। इसमें मंथ का पूछा है तो आप लगाएंगे रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलनेसी। आंसर में 2 ही है, रोजेसी, लेगुमिनेसी। आंसर लगा के बढ़ गया 30। बाइबल फॉर मंथ, कुछ महीनों के लिए बाइबल है आपका। क्या, पॉलन ग्रेन, वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन लेक्चर मेरे नाम से डालिए, पूरा डिटेल मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चलिए। प्रोटीन कौन सी बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ही होगा। तो CC फर्स्ट, देखो बी का 1 लगा दो, एक ही आंसर है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में कैसा बॉन्ड आपका, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, सब पढ़ाया। पॉलीसैकेराइड में कैसे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी यार मैंने जब पढ़ाया था आपका बायोमॉलिक्यूल तो उसमें बताया था, जब हम सैकराइड उसमें तोड़ते हैं आपको सुक्रोज को, तो अल्फा ग्लूकोज में बीटा फ्रुक्टोज में टूटता है ना, तो उसमें कैसे बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, C1 C2। ठीक है, कौन सा सर भरा है, बस। तो आपका प्रोटीन का हो जाएगा पेप्टाइड, पहले का 4, अनसैचुरेटेड कार्बन एंड न्यूक्लिक एसिड के फास्फोडाइस्टर, पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोसिडिक, मैचिंग खत्म। उसके बाद नाइट्रोकोकस क्या करता है नाइट्रोकोकस आपका करता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। अरे यार एक चीज़ पकड़ लेते, इसका आंसर लगा देते। डीनाइट्रिफिकेशन किसके द्वारा होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है आपका स्यूडोमोनास एंड थाय, नहीं चल रहा सर। डीनाइट्रिफिकेशन आपका होता है स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। कैसा, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन कराता है।
तो डीनाइट्रिफिकेशन पकड़ लो, थायोबैसिलस दिया, डीनाइट्रिफिकेशन यानी सी का 1 आंसर आ गया, लेकिन फिर भी सब कराऊंगा। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। थायोबैसिलस बता दिए। नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोबैक्टर। तो थर्ड कहाँ होगा, कन्वर्जन नाइट्रेट टू नाइट्रेट। अरे NO2 माइनस को NO2 माइनस के NO3 में कन्वर्ट करते हैं यार, ठीक है। और जो अमोनिया उसको फिर से आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट डीनाइट्रीफाइंग, स्यूडोमोनास थायोबैसिलस। कितना इजी क्वेश्चन था, आंसर लगा दिए चौथा। करेक्ट पूछा, फ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट प्लाज्मोगैमी कहती है, बहुत हद तक सही है। आगे देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, अबे सैप्रोफाइट नहीं, लिविंग प्लांट जो जिस पे डिपेंड करते हैं उसे सैप्रोफाइट नहीं कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं, गलत। सम ऑफ ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज्ड का सीड सेल, सीड सेल हेट्रोन्यूक्लियर सेल जो होते हैं उसे बंडल सीड देखिए जो आपकी नाइट्रोजन फिक्सिंग सी हेट्रोसिस सेल थी उसके लिए कहा गया फ्यूजन ऑफ 2 सेल कैरियोगैमी कहते हैं, नहीं प्लाज्मोगैमी। कैरियस का मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म नॉन मोटाइल। अब देखिए इसमें सबके फार्मूला लिखे थे, मैंने बताया था कि भाई जिस दिन आपको मॉर्फोलॉजी 1 शॉट मिली थी तो उसमें पूरे चारों फैमिली के डिस्टिंक्शन उसके फुलर फार्मूला बताया, तो वही आया। देखो जाइगोमॉर्फिक ओनली फैबेसी, ए का थर्ड पकड़ लो, आंसर लग गया। फिर भी C5, कैलिक्स 5, कोरोला 5 आपका कैसा है, सोलन AC। फिर पेरियन टेपल 3+3 लिली AC, और आपका 2+2 था आपके ब्रेसिकेसी सरसों वाली फैमिली, लग गया आंसर। आगे बढ़िए। 143 इन डाइकॉट लीफ वेस्कुलर बंडल आर नॉट सर्वाइवल लार्ज थिक वॉल्ड सेल कंजक्टिव टिश्यू, नहीं यार। सेल ऑफ पैरेंकाइमा मेडुलरी री इंटरफेस कैमी बनाते, एकदम सही है। लूज पैरेंकाइमा सेल स्पॉन्जी नहीं बनाते, लूज कलरलेस इम्पुटी सेल को बुली फॉर्म सेल कहते हैं। तो 3 गलत 1 सही, यानी वही सेकंड आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके लिए, सैटेलाइट डीएनए को बार बार चेक करके हम लोग उसका डीएनए सीक्वेंस प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कह रहे हैं NADH2 से 2 ATP मिलता है। अब कहाँ चूतिया बना रहे हो, NADH2 से 3 ATP मिलती है, फिर DH2 से 2 मिलती है। पहले आंसर इनकरेक्ट है, NADH2 से 2 दिलवार हैं और फिर DH2 से 1 ही दिलवार है, शायद 3 दिलवार है, उल्टा कर दिया, गलत हो गया। ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 ये सही है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट, रेस्पिरेशन में बिल्कुल प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन करता है। ल्यूमेन में H+ आयन कंसंट्रेशन तभी बनती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब तक मेंटेन नहीं होगा, वाई भी फोकस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती वही है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड, अब टर्मिनल ऑक्सीजन लास्ट में यूज होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम AA3 से तो लास्ट में यूज हुआ ना ऑक्सीजन, तो इसलिए टर्मिनल में है, खत्म। ये भी सही है, यानी गलत कौन सा, पहला। PBR 322 में PST, देखो PBR 322 जब बनाया था यार बोर्ड इतना गंदा है देखिए थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर थोड़ा सा सर आपको पूरा डिटेल में समझाए तो और थोड़ा सा बायो जल्दी करते हैं। जब पूरा ये बताया था PBR 322, ये PBR प्लाज्मिड था, बोलिवर रोटरी की जिनके नाम से पढ़ा। यहाँ पे 2 लगे हुए थे, एक था PST, एक था PUV। PST किसके लिए था, आपका टेट्रासाइक्लिन। अगर उसमें टेट्रासाइक्लिन वाला जीन बाइंड कर देंगे तो आपका ये कन्फर करेंगे एनी एम्पिसेल रेजिस्टेंस टू होस्ट सेल, होस्ट सेल के लिए क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा। और आंसर पढ़िए, ट्रांसफॉर्म सेल एबिलिटी, अबे इसका क्या बात है, बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोड्यूस करने लगे, कोई मतलब नहीं। लिसिस हो जाएगी, नहीं बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन को डुअल एबिलिटी, अबे क्या स्पीड बढ़ा रहे हो, नहीं। उसके बाद कह रहे इट विल नॉट एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल, एकदम सही। आगे बढ़िए, लाइगेशन करा दिया ना प्लाज्मिड को। फिर करेक्ट पूछा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू रो फैक्टर, देखिए सिग्मा और रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन कराता है, रो फैक्टर टर्मिनेशन कराता है, किसमें, बैक्टीरिया में, तो यही आंसर सही है, बाकी गलत है। पढ़ लेते हैं, कोडिंग स्टैंड नहीं, टेम्पलेट स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन कराता है, मैसेंजर आरएनए स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट नहीं, स्प्लिट जीन यूकैरियोटिक, काइपिंग मेथाइल एनोसोनिक 3 नहीं 5 मेथिल और HNRNA गलत लिखा है, ठीक है। S फेस में क्या करेंगे आप, DNA का रेप्लिकेशन कराएंगे। G2 फेस में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। क्यूसेंट स्टेज इनएक्टिव स्टेज होता है, लेकिन वो परमानेंट डेथ नहीं हुआ, वो कुछ समय के लिए प्लांट क्यूसेंट स्टेज में चला गया, Q0 स्टेज में चला गया, जब तक उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लांट की फिजियोलॉजी उसको अलाउ नहीं करेगी आप डिवाइड करिए, तब तक आपको रेस्टिंग फेज में, यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मर नहीं गया, ठीक है, डेड नहीं हुआ, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया है। तो क्यूसेंट स्टेज में इनएक्टिव फेज आप लगा देते C का सेकंड, पूरा आंसर मिल जाता आपका सेकंड, लेकिन मैंने फिर भी सब बातें की। जीवन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, खत्म। NT + NE इक्वल टू, ये देखिए आपका उसका NT इक्वल टू N0 e⁻RT, ये पढ़ाया था इकोलॉजी, e⁻RT नेचुरल लॉगरिथम है, बस कुछ लोग इसमें एक्सपोनेंशियल नेचुरल में कंफ्यूज हो रहे थे, नेचुरल, ठीक है।
कह रहा है नाउ डेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन इन कैरिंग अलॉन्ग रेडियो एक्टिव प्रोब हाइब्रिडाइजिंग कंप्लीमेंट क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। कह रहे हैं आजकल ऑटो रेडियोग्राफी कराना सही है। उसमें क्या कराना है आपको, डीएनए का क्लोन जो है तैयार करके उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड करना है, रेडियो एक्टिव प्रोब यूज़ करना है। तो क्या होगा उससे, म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर, नहीं फोटो दोनों नहीं क्लियर, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राम फिल्म एज अ नो कॉम्प्लीमेंट्री। भैया जब प्रोब आप यूज़ कर चुके हैं तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही नहीं, म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होगी, तो यही आंसर हो जाएगा। उसमें लास्ट में कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी नहीं बनेगी, म्यूटेटेड जीन अपीयर ऑन फोटोग्राफी फिल्म, अधूरी बात, खत्म। अब आई सेक्शन है जूलॉजी, यानी आपके इधर के 50 क्वेश्चन खत्म, बॉटनी के 50 खत्म, 35 + 15 खत्म, इसमें आपको 45 करने थे। अब सेक्शन है बायोलॉजी जूलॉजी, जो आपकी 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन 85 हैं। कह रहा है फैमिली मसेडी, अबे हाउस फ्लाई, डिप्टेरा मस्का डोमेस्टिका बताया था, हाउस फ्लाई का इसका होता है, एनाकार्डियेसी मैंगो की फैमिली थी। पूरा एनिमल ये जो लिविंग वर्ल्ड था उसमें मैंने कहा था बस ये टेबल रट के चला जाना। होमिनिडी फैमिली होमोसैपियंस की, मसेडी हाउस फ्लाई की, सीधा मसेडी पूछा, हाउस फ्लाई मारो। वाल्ट क्या करते हैं, वाल्ट का काम होता है एंट्री ऑफ स्पर्म को सर्विक्स में जाने से रोकना। आयोडीज क्या करते हैं, ये करते हैं फैलोपियन ट्यूब को अनहोस्टाइल बनाते हैं, ठीक है। फैगोसाइट स्पर्म यूटेरस में स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करा देते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, सुनिए सर आपके काम का है। वैसेक्टमी, वास्ट डिफरेंस को काट के आप बांध दीजिए, वैसेक्टमी। मैंने बताया था एक्टमी वर्ड कहीं भी लगाओ, क्या एक्टमी, आप ये पकड़िए, सफिक्स पकड़िए, एक्टमी, ECTOM। एक्टमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, किसी चीज़ को आप सर्जिकली काट के निकाल देते हैं उसे एक्टमी कहते हैं। ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी आपका फैलोपियन ट्यूब काट के निकाली जा रही, ट्यूबेक्टमी। वास्ट डिफरेंस काट के निकालना, वैसेक्टमी। मैंने आर्किडेक्टमी बताया था, आर्किड माने होता है आपका टेस्टिस, टेस्टिस का रिमूवल आर्किडेक्टमी। सिन ऑर्किडिज्म, फ्यूजन, वो तो बहुत आगे चले गए। तो एक्टमी वर्ड कहीं भी लगाओ, आंसर पकड़ लिया आपने। वैसेक्टमी, वास्ट डिफरेंस को काट के देखो, शब्द में ही पड़ा है, रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस। ट्यूबेक्टमी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, अबे इतना इजी कौन बताएगा, शब्द पकड़ो, काम लगा दो। सी का रिवैसेक्टमी, सी का आंसर सेकंड, सी का सेकंड पकड़ो, सीधा आंसर एक ही गया, लेकिन फिर भी सब दिखा दो। ट्यूबेक्टमी देखो यहाँ 4th में। आयोडीज क्या कराते हैं, आपके आयोडीज करा देते हैं फैगोसाइटिसिस। और वाल्ट क्या करते हैं, ये फिजिकल बैरियर बनाते हैं, बस खत्म। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बीच में। इंडो, देखिए कौन इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा समझिए। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कुछ ऑर्गेनेल मिल के कोऑर्डिनेटेड वर्क और कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन होता है, गर्ल वी। आजकल लड़कियां बढ़ चढ़ के हर जगह भाग लेती हैं, चाहे वो आपका स्पोर्ट हो, पढ़ाई लिखाई हो, राजनीति हो, एनीथिंग। तो गर्ल वी, क्या गर्ल वी, क्या सर, गर्ल वी, GIRL नहीं, गर्ल वी। अब देखिए गर्ल वाल का नाम लेते हैं, थोड़ा सा डायलेशन आ जाता है प्यूपिलरी में, मतलब लड़के लोग थोड़ा खुश हो जाता है, कुछ अच्छी बात बता रहे हैं सर, अबे पढ़ाने की बात बता रहे हैं। गर्ल वी, देखिए गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से, और V से वैक्यूल, खत्म। यही है आपके, इसके अलावा कुछ भी मिले आपका उसको नहीं लगाएंगे। देखिए इंडोप्लाज्मिक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, हो गया आंसर आपका। माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में भाई साहब लिखे, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, आपको तुरंत देखते ही काट देना है, 3 ऑप्शन काटे, एक ही आंसर है। इरेथ्रोपोइसिस कौन कराता है, RBC का स्टिमुलेशन कौन सा हार्मोन कराता है, तो जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल आपके किडनी, जेजी सेल आप किडनी, इरेथ्रोपोइसिस कराते हैं। अब कुछ लोग क्या कंफ्यूज हुए, इरेथ्रोपोइसिस रेड बोन मैरो में होती है, तो रेड बोन मैरो भैया वो दूसरी चीज़ है उसमें इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन पूछा है, जेजी सेल नॉट जस्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, वो नेफ्रॉन में बनते हैं, या किडनी में ऐसे सेल पाए जाते हैं जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन निकालते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इरेथ्रोस का मतलब होता है RBC, पोइटिन का मतलब फॉर्मेशन, तो RBC का बनना इरेथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन, कहाँ पाया जाता है, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, खत्म। टॉक्सिन, देखिए इनकरेक्ट पेयर पूछा, 155 नंबर क्वेश्चन। टॉक्सिन, एब्रिन रिक्सिन टॉक्सिन है बिल्कुल, लेक्टिन कनकोनावालिन है ड्रग, अब मार्फिन कोडीन ड्रग, नॉट रिक्सिन। एब्रिन रिक्सिन तो आपका टॉक्सिन है, यहाँ ड्रग के सामने कर लिख दिया, तो इनकरेक्ट पूछा, सीधा आंसर एल्कलॉइड कोडीन, खत्म। इनकरेक्ट पूछा तो लगा दिया आपने। फिर पूछा है वनरेबल डिसीज़, देखो बच्चा तुम्हें वनरेबल डिसीज पूछे चाहे रिप्रोडक्टिव, देखो 3-4 नाम लिखे रहेंगे। देखिए सर काम का है आपका, वनरेबल डिसीज लिखा हो तभी ये STD है, क्या है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल ट्रांसमिट के द्वारा होती हैं, ठीक है, उसे सेक्सुअली ट्रांसमिट VD कहते हैं। वनरेबल डिसीज, वनरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा लीथल, जानलेवा। STD, VD
RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI, VD, STD, 3 में से कुछ हो, वही बात हो रही। वनरेबल डिसीज़ पूछा है, कैसे हमें वनरेबल डिसीज़ नहीं होगी, डिसीज़ कैन स्प्रेड थ्रू, हो सकती, कैसे होगी? जब आप स्टेराइल नीडल यूज करेंगे तो आपको होगी। अरे नहीं भैया, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं या आप बाल कटवाने जाते हो तो उससे बोलते हैं नई ब्लेड यूज़ करो। अगर वो ब्लेड नई नहीं है, जैसे आप जो बहुत सारे जो आपके एप्लीकेशन होते हैं, जो अप्लाइंसेस होते हैं हॉस्पिटल बहुत महंगे होते हैं, तो अगर वो एक आदमी के लिए यूज़ किया जाएगा तो वो बेनिफिटेड नहीं रहेगा। तो उसको क्या कहते हैं, स्टेराइज करते हैं। स्टेराइज कैसे करते हैं? उसको बहुत हॉट वाटर में डाल के उसको स्टेराइज करते हैं, ताकि वो अगर कुछ भी उसमें कंटामिनेशन है तो निकाला जा सके। तो अगर आप स्टेराइल नीडल यूज करेंगे तो आप उसमें इन्फेक्शन होने के चांस बहुत नील है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है वनरेबल डिसीज स्प्रेड होगी, फैलेगी। किससे? पहला ऑप्शन यूजिंग स्टेराइल नीडल। नहीं बच्चा, स्टेराइल नीडल है तो कैसे फैलेगी? स्टेराइल नहीं होती तब फैलती, पहला नहीं लेना है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड आपके अंदर ट्रांसफ्यूज हो गया, तो अगर उसको STD है तब आपको ज़रूर होगी। देखो यहाँ क्वेश्चन NTA घुमा सकता था, वो लिख देता कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम अदर पर्सन। तो आपको लगता है यार ब्लड का फ्यूजन हो रहा है यानी STD तो हो सकती, लेकिन बच्चा वो हो सकता है कि नॉन इन्फेक्टेड पर्सन हो, तब कैसे होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन? आप कितना करवाइए, आपको नहीं होगा कुछ। तो इसको में लेना है। इन्फेक्टेड मदर से अगर फीटस में बच्चे के थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू IgG एंटीबॉडी जाती थी, HIV वायरस का ये भी चला जाता है। तो बहुत सारी डिसीज़ वनरेबल डिसीज़ है HIV के, तो ये सारी चीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। तो यानी हमें सेकेंड B मिला, C मिला। फिर कह रहे हैं किसिंग। यार किसिंग इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। किसिंग को आप किस तरह ले रहे हैं? ऐसे थोड़ा, अबे माउथ टू माउथ। देखिए सर, सुनिए इधर व्हाट इज किसिंग, देखिए डिफाइन करते हैं। माउथ टू माउथ ओरल रेस्पायरेशन इज नोन एज किसिंग। माउथ टू माउथ ओरल रेस्पायरेशन इज, अब आप किसिंग को उल्टा ले रहे हैं, अब आप दूसरे तरीके से ले रहे हैं। यार जब ओरल टू ओरल माउथ दिया जाता है, इनहेलेशन दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, तो कभी पानी में डूब जाता है। आप लोग अगर CBSE बोर्ड के होंगे तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें बताता है कि अगर आप जल गए तो क्या करेंगे, डूब गए पानी में, तो आप अपने दोस्त के साथ, आपका दोस्त डूब गया तो क्या करें? आप तुरंत उसको बाहर ओरल माउथ टू माउथ आपको उसका देंगे ऑक्सीजन। तो माउथ टू माउथ कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन गिवन टू द पेशेंट इज नोन एज अ किसिंग। अबे किसिंग में कहाँ से तुम्हारा हो जाएगा? किसिंग तो भाई आप किसिंग कर सकते हैं, हाँ, बशर्ते ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको एड्स नहीं होगा यानी वनरेबल डिसीज नहीं होगी। फिर कह रहे हैं इनहेरिटेंस। अबे इनहेरिटेंस इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। पेरेंट से प्रोजनी में कैरेक्टर का जाना इनहेरिटेंस कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है हिंदी में, ठीक है। अबे अनुवंशिकता कहाँ से तुम कर दोगे, ठीक है, हेरिडिटी कहलाता। और जो डिसिमिलरिटीज है उन्हें इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। नहीं सर, जब पानी में कोई डूब रहा है उसको बचाने के लिए किस करना चाहिए, ना कि और समय को वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस हो सकती हैं। अब यहाँ VD नहीं, अबे यहाँ पे चर्चा हम वनरेबल डिसीज की कर रहे हैं तो इसलिए नहीं, ठीक है। ये हट गया, तो ये ऑप्शन इनहेरिटेंस ये नहीं होगा। बचा कौन सा? BC आंसर गया, ठीक है। आइए देखिए, जब ई लिली कंपनी ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत होती थी। जो डायबिटिक मेलाइटस वाले पेशेंट हैं उन्हें इंसुलिन की बहुत कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, अब आप जनरल बॉडी में जो इंसुलिन बीटा सेल बनाती है आपकी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा से, अल्फा ग्लूकोगॉन बीटा से इंसुलिन, तो इंसुलिन उतनी सफिशिएंट नहीं है, तो इसको क्या करिए दूसरे से बनवाइए RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो क्या करेंगे, इसके अंदर होस्ट सेल के अंदर आप कुछ ना कुछ छेड़खानी करेंगे, तो जब उसमें बन के तैयार होगी तो उसमें 3-4 चेन होगी। एक होगा A पेप्टाइड, एक B पेप्टाइड, एक C पेप्टाइड। एक होगा यहाँ A पेप्टाइड, एक B पेप्टाइड, एक C पेप्टाइड। तो जब इंसुलिन प्रो इंसुलिन है, प्रो प्री प्राई कहीं लग जाए वो इनएक्टिव है, तो प्रो इंसुलिन में C पेप्टाइड भी होता है, लेकिन जब उसे इंसुलिन में कन्वर्ट करता है तो प्रो को निकाल देते हैं, यानी A पेप्टाइड B पेप्टाइड ही बचता है, ठीक है। 30 और 31 51 अमीनो एसिड का, ठीक है। तो हमें कह रहा है C पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, एकदम सही, निकाल देते हैं। इसमें प्रोड्यूस बाय RDNA टेक्नोलॉजी है C पेप्टाइड, नहीं यार, अगर उसमें C पेप्टाइड होगा तो वो बेकार है हमारे लिए, प्रो इंसुलिन है, बेकार, आंसर नहीं लेना इसे। प्रो इंसुलिन इज C पेप्टाइड, बिल्कुल प्रो है, यानी C पेप्टाइड है तभी तो प्रो इंसुलिन है, सही है। A पेप्टाइड B पेप्टाइड दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ ये 2 चेन है, ये आपके डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, मैंने पढ़ाया, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्ट होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा आपका? A हो गया, C हो गया, D हो गया, यानी A को B को छोड़ दे सब सही है। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 और कितना, एल्वुलाई में 104,
ठीक है। एल्वुलाई में 104, ऑक्सीजन में 95 और आपके CO2 का लेवल कहाँ पे, एल्वुलाई में 40। ठीक है, ये तो कर दिया आपको, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। एस्परजिलस नाइगर साहब क्या निकालते बच्चा, एस्परजिलस नाइगर साहब सेट्रिक एसिड निकाले, एस्टोबैक्टीरिया एसिटाई से एस्टिक एसिड निकालते हैं, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड निकालता है, ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक, कितना नाम मैच करता है, कैसे क्वेश्चन, देखो तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर है। अब लैक्टोबाइलस है, लैब लैक्टिक एसिड, मैचिंग कर लो यार, अब मतलब इतना। मेटामेरिज्म बताया था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी में जो रिपीटिशन पाया जाए, जैसे कि आपके एनालिडा अर्थवम पाया जाए, उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो एनालिडा पहले का। कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन पोरीफेरा, आंसर कॉम्प्लेट 8 रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट फाउंड इन टेनोफोरा विच हेल्प इन लोकोमोशन। क्यों बोल रहा हूँ लोकोमोशन, क्योंकि अभी यही लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। 8 रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट पाए जाते हैं, वो लोकोमोशन में करते हैं, ना कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। किसमें, टेनोफोरा में। इसको लगा दो। नीडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल करती है, क्या काम है इनका, ये अपने प्रे को पैरालाइज कर देती है। इसमें क्या पाया जाता है, हिप्नोटिक पाया जाता है। हिप्नोटिक सब्सटेंस मतलब वो होते हैं ऐसा फ्लूइड जो किसी भी पेशेंट को प्रे को पैरालाइज कर देगा। पैरालाइज कर दिया, वो पेशेंट थक गया या कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, प्रे उसको तुरंत प्रेडेटर उसको प्रे बना लेगा। इसीलिए इसे नीडो ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता है। अब एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से पढ़ाया, जाके देखो लग गया। सकासेंटेरिकस, अबे इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम सकासेंटेरिकस, बहुत बहुत क्वेश्चन। हटाओ 162 में आओ। कह रहा है कि फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बाइंड करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कब बाइंड करेंगी। द फैक्टर फेवरेबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज हाई PO2 कंसंट्रेशन, लो PCO2 कंसंट्रेशन, लेसर H+ कंसंट्रेशन, लेसर टेम्परेचर, टेम्परेचर लेस हो, H+ कंसंट्रेशन कम हो, CO2 भी कम हो और O2 ज़्यादा हो। ये ऑप्शन जहाँ होगा वही लगा लेंगे। देखिए पहला में लो PO2, अबे लो PO2 हुई तो कंसंट्रेशन कम नहीं हो गई, कहाँ बाइंड करेगा, हटाओ। हाई PO2 सही है, लेकिन हाई PCO2, अबे दोनों कंपीट करेंगे और CO2 की बाइंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, नहीं हो सकता। लो PO2, अबे लो PO2 कर देंगे तो भैया ऑक्सीजन बाइंड कहाँ करेगी, फिर गलत। हाई PO2 बिल्कुल सही, CO2 लो, H+ आयन लो, यानी pH ज़्यादा और टेम्परेचर कम, ये आंसर। एंजाइम इसमें कन्वर्जन फाइब्रिनोजन। इधर देखो, जब ब्लड हमारे अंदर जब कभी नीडल कुछ भी लग गया तो आपका ब्लड क्या होता है, निकलने लगता है, खून निकलता है, कुछ देर बाद देखते हो क्लॉट हो गया। तो ब्लड क्लॉट कैसे हो जाता है, आप देखिए जब कौन सा एंजाइम, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन मैंने बताया था, कहीं भी जेन वर्ड लगा हो उसका मतलब इनएक्टिव, प्रो वर्ड लगा हो इनएक्टिव, प्रो इंसुलिन इनएक्टिव इंसुलिन। फाइब्रिनोजन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव पेप्सिन, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फाइब्रिनोजन, इसको कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन में प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, फाइब्रिन को कन्वर्ट कर देना। फाइब्रिन क्या करता है, जाल बना देता है, टिश्यू के अंदर ऐसे ऐसे जाल बना देगा, ब्लड RBC रुक जाएंगे अंदर, और क्या होगा आपका लिक्विड एक थोड़ा सा देखिए होगा पेल येलो, हल्का पीला कलर का लिक्विड निकलता है जब आप कट जाता है जल, तो उसमें क्या स्कम बन जाता है। तो ये क्या होगा, प्लेटलेट फंस जाएंगे नीचे, ब्लड लॉस नहीं होगा, स्कम बन जाएगा, यानी फाइब्रिन बन गए, यानी वो फाइबर बन गए। तो कौन कन्वर्ट करता है, फाइब्रिनोजन। ऑप्शन में नहीं है तो थ्रोम्बिन आप लगा दें, थ्रोम्बिनेज थ्रोम्बोकाइनेज तो हो ही नहीं सकता, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन नहीं है, थ्रोम्बिन लगाएंगे आंसर। चलिए, नॉट अब बायोफोर्टिफिकेशन किस लिए कराया, साइंटिस्टों ने सोमा क्लोन के थ्रू बायोफोर्टिफिकेशन कराया, ताकि कुछ कंट्रीज़ में क्या है, भूखमरी के शिकार हैं। पूरी दुनिया में बहुत से डेटा ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं जो भूखमरी, हिडन हंगर, भूखमरी के शिकार है। आपको भोजन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडुकेट मतलब प्रॉपर कैलोरी मिल रही है, आप कहीं ना कहीं हिडन हंगर के शिकार हैं। अगर आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर और प्रोटीन इससे पर्टिकुलर अमाउंट में आपके एज, आपकी हाइट, आपके वेट के अकॉर्डिंग अगर नहीं मिल रहा है तो आप हिडन हंगर के शिकारी हैं। और भारत का इंडियन में एस्टिमेट किया गया कि बहुत लोग हिडन हंगर के शिकारी हैं। तो साइंटिस्टों ने कुछ दिमाग लगाया, उसमें क्रॉप में क्या कराया गया कि बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को बढ़ावा दिया जाए। न्यूट्रिएंट कैसे बढ़ावा देंगे भैया, आप विटामिन कंटेंट बढ़ाएंगे, मिनरल कंटेंट बढ़ाएंगे, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएंगे, ये तीनों कंटेंट बढ़ाएंगे। लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन ये बिल्कुल नहीं लिखा कि रेजिस्टेंस बनाएगी डिसीज़ के थ्रू। तो यही कह रहा है कि नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस रेजिस्टेंस टू डिसीज और दूसरे के थ्रू होगा, ये आंसर। प्रेजेंस ऑफ स्पर्म बाइंडिंग, जब देखते हैं एक स्पर्म ही जाके, देखिए आपकी रेस जब शुरू हुई तो आप हर बच्चा जो भी यहाँ सर्वाइव कर रहा है, हर आदमी, हर लड़का, हर औरत, सब क्या है, रेस जीता हुआ है। तब आप जब रेस अनसर्टेनिटी थी, जब आप मम्मी के अपने पेट के अंदर थे, मतलब पेट कहें तो यूट्रस के अंदर थे, तभी आप रेस जीत चुके हैं। ठीक है, स्पर्म एक ही स्पर्म जाके एक को फ्यूज़ करा सकता है, तो इसलिए आप रेस जीत चुके हैं। तो एक ही, तो क्या करता है, एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करा देता है, कौन, ZP2 ZP3, जोना प्लाइसिडियम में 2
तो जोना पेलुसिडा 3, यहाँ पे बाइंडिंग साइट होती हैं ZP2 ZP3, तो आंसर जोना पेलुसिडा होगा, वो रिसेप्टर होगा उसके अंदर। बस खत्म, केमिस्ट्री मत कराएं, क्यों कल करा दें? नहीं अभी बायो है। बस 10-5 मिनट। फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोजोम है, कह रहा है बताइए माइटोसिस के बाद कितने रहे? अबे यार मैंने सेल साइकिल बताया था, सेल साइकिल बताया था, G1S G2 M फेज, G1S G2 तीनों साइकिल में क्या रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोजोम सेम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहेगा, लेकिन अगर सिंथेसिस फेज से होकर गुजर रही तो अगर 4C है तो 8C हो जाएगा, यानी क्रोमोजोम का अमाउंट बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ता। इसमें नंबर पूछा है तो 8N है तो 8 ही रहेगा, आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद टर्मिनलाइजेशन क्या है बेटा? देखो जो मियोसिस सेकेंड थी उसका प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड। अबे इधर पहले माइटोसिस पढ़ा है, फिर इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस में होता है अनइक्वेशनल डिवीजन, उसमें रिडक्शनल डिवीजन उसे कहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में 4 सब स्टेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब में सेकंड लगाते जाओ। तो प्रोफेज फर्स्ट की सब फेजेस थी, प्रोफेज की पाइकेटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पाइकेटिन, डायाकाइनेसिस, 5 सब फेज थी। तो उसमें कह रहा है टर्मिनलाइजेशन की बेटा किस में होता है? डायाकाइनेसिस में होता है भैया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाइकेटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। सबसे डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोकाइनेट किस में होता है? डिसोल्यूशन अलग अलग सब, क्रॉसिंग और किस में होता है? सिनेप्सिस के, सब बताया था। तो डायाकाइनेसिस हो गया आंसर आपका। अब कह रहा है जैसा कौन से ब्लड ग्रुप में, कह रहा है AB ब्लड ग्रुप है, उसे यूनिवर्सल ऑफ रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? मैंने समझाया था जब पढ़ाया, जैसा ब्लड ग्रुप, सुनिए इधर, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। जैसे आपका ब्लड ग्रुप A है, आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपका एंटीजन क्या होगा? यहाँ पे एंटीजन लिखते हैं, आपका एंटीजन A ही होगा। आपकी एंटीबॉडी क्या होगी? एंटी का मतलब अपोजिट, और बॉडी का मतलब अपोजिट, जैसे कहते नहीं ये आदमी हमारे खिलाफ है। तो एंटीजन अगर A ब्लड ग्रुप है, उसका एंटीजन A है तो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी क्या होगी? B होगी, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप B, मैंने कहा जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, B का B ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अब AB हो गया, अब इसका एंटीजन कैसा होगा? इसमें दोनों एंटीजन होंगे A/B, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? नहीं होगी, एक भी नहीं, नील, 0, ठीक है। और जो O ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर एंटीजन 0 होंगे, नील होंगे, एंटीबॉडी दोनों पाई जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि O जो है सबको खून दे सकता है, और ये AB वाला सबसे ले सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? एंटीबॉडी ही नहीं है। 0 का मतलब नील, तो एंटीबॉडी नील है, ये सबसे ले सकता है। पढ़िए ऑप्शन, ऑप्शन ऑफ एंटीजन एंटी बी इन प्लाज्मा। अबे एंटीजन तो थे ही, दोनों एंटीजन है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, अबे एंटीबॉडी कुछ नहीं पाई जाती, बी आंसर बिल्कुल गलत। फिर कह रहा है ऑब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, बिल्कुल सही बच्चा। एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है, और एंटीजन होती है सरफेस ऑफ आरबीसी में पाई जाती है, तो वो तो अलग की बात हुई। ऑब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी है, इसीलिए वो सबसे ले सकता है, खत्म। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बताया था यार, हिपैटोपैंक्रियाटिस और ड्यूडेनम के बीच में आपका पाया जाता है क्या? स्फिंक्टर ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिस डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है सर। तो आगे बढ़िए। अब कह रहा है कौन सा थोड़ा गला सूखने लगता है ना कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है? हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन, देखिए हार्मोन रिलीजिंग बताया था आपका देखिए ये पूरी जब बताई थी, पूरी एग्जांपल हार्मोन कौन, जैसे नॉन मेडिकेटेड पूछ लेता, लेपेस लू। कॉपर रिलीजिंग, तो उसमें बताते हैं आप कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। अबे मल्टीलोड 375 बोल सकते हो, लेकिन फीलिंग किस में आती है? मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग में LNG20 और प्रोजेस्टा 60। तो हार्मोन रिलीजिंग पूछा, LNG20 मारो। कह रहे एडेनिन का परसेंट कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेनिन का परसेंट कितना है? 30%। देखिए यहाँ पे दिया है एडेनिन 30% है, और व्हाट विल बी थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीनों पूछा है। आपका एडेनिन कितना दिया है? 30% दिया है। तो चारगाफ रूल, चारगाफ रूल क्या बताया था? चारगाफ रूल हैविंग बोथ कॉम्प्लीमेंट्री A = T एंड G = C। ये 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड क्यों बनाया सर? इसमें बताइए एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो एडेनिन थाइमिन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, गुआनिन साइटोसिन के बाद ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसलिए जितना एडेनिन उतना थाइमिन है, इतना। अब A अगर 30 है तो थाइमिन भी 30 होगा ना भैया। बचा कितना? 60 खत्म, 100 में 60% निकल गया, बचा 40। तो गुआनिन 20 होगी और आपकी साइटोसिन 20 होगी, बस खत्म हो गया। तो 30 20 20 जहाँ मिल जाए, थाइमिन 20, गुआनिन 20 और साइटोसिन 20, यानी थाइमिन 30 हो गई। आंसर आ गया आपका। कह रहा है न्यूमेटिक बोन, हालो बोन किसमें बताया था? जब क्लास एवीज पढ़ाई थी। एवीज क्या थी? बर्ड क्यों उड़ती हैं भैया? उनकी जो हड्डियाँ होती हैं खोखली होती हैं। न्यूमा का मतलब होता है खोखला।
जिसमें एयर फील्ड कैविटी होती है, न्यूमेटिक बोन कहलाती है। जिसकी हड्डी खोखली वो उड़ सकता है, यानी उसका वेट कैसा है, लाइट, यानी मैं उड़ नहीं सकता, ठीक है, ऐसा मत सोचना, ठीक है, वेट कम है। तो जैसे पहला पूरा हेमीडेक्टाइल है, हेमीडेक्टाइल का वाल लिजर्ड है। अगर छिपकली अगर आपको उड़ने लगती तो लड़कियां यहाँ नहीं रहती भारत में, क्योंकि यहाँ छिपकली से बहुत डरती हैं लड़कियाँ, और अगर वो उड़ने लगती तब क्या हाल होता है। हेमीडेक्टाइल वाल आंसर नहीं लेंगे। माइक्रोपस कंगारू, कंगारू उड़ता है। ओरेंथोरिंकस, डग पिल्ड प्लेटिपस क्या है, मैमल है, एक लिंग मैमल है, नहीं आंसर है। नियोफ्रॉन वल्चर है यार, वल्चर उड़ता है, गिद्ध, बस इसकी क्या होगी, यही एग्जाम। अबे तुमको इसमें पूछना क्या चाहता था मैं बता रहा हूँ, वो ये नहीं पूछ रहा है न्यूमेटिक बोन क्या है, वो ये पूछना चाहता है तुम्हें एवीज के एग्जाम्पल याद हैं, कौन रेप्टाइल है, कौन बर्ड है, कौन मैमेलिया है। बे लगा लेंगे, कह दो हम उस समय ऑनलाइन के लौंडे हैं, लगा देंगे। करो विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली इन एज कैपेबल टू कैटलाइज द elongation termination the process ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट। अबे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट यूज होता है, लेकिन वो डीएनए पे डिपेंड होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बस खत्म, एक लाइन का क्वेश्चन है यार, ये तो सब धुआं कर दिए थे। हाँ, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन पीसीआर के बारे में बताया। पीसीआर से 3 क्वेश्चन आए, पहले एक सीक्वेंस पूछा डाई डीनेचुरेशन एलिंग एक्सटेंशन, फिर पूछा कि बताइए इसमें कौन सा जो है प्रोसेस हो ही नहीं सकता, डीनेचुरेशन बिना हीट के हो ही नहीं सकता, बस आंसर क्या हुआ, डीनेचुरेशन। फिर फाइजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, लिमलस किंग क्रैब जो क्या लिविंग फॉसिल है, एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवर्म को कहते हैं, पिंक टाटा पर्लोस्टर, जहाँ भी हो लगा लो, मैचिंग में दिया है, ठीक है। जीन स्पेसिफिक रिकग्निशन इंडोन्यूक्लियस में एक स्पेसिफिक पोजीशन डीएनए पैलिंड्रोमिक अबे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही जीन काटता है। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पहले पढ़ाया था, गांव में बहुत पूछते थे, ऐसा 5 शब्द का अर्थ बताइए जिसका उल्टा सीधा एक समान हो। पैलिंड्रोमिक का मतलब जिसको अगर आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम है, तो तुम बताते थे आंसर मलयालम। 3 अक्षर का बताते थे तो डालडा, जहाज, देखो डालडा कैसे पढ़ो तो वो इधर से पढ़ो उधर से सब सही, तो इसीलिए इसी को पैलिंड्रोमिक सेंस कहते हैं। तो जो हमारा हिंद सेकंड है वो कहाँ से काटता है, घटक, घटक सटक, GATC, यहाँ से पढ़ो CTAAG, GATTC, दोनों तरफ सेम है, G और A से काटता है, तो ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। खत्म आंसर, सीधा पूछा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हाँ कोई बात नहीं सर, पेपर तो वैसे भी खराब होता है, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए हमारा। सही है सर। क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अबे माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ये दोनों देखे डिसऑर्डर दिए हैं, लेकिन पूछा है आपसे क्या न्यू NMJ जंक्शन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, किससे, आपका माइस्थीनिया ग्रेविस। उसके बाद गाउट, गाउट में एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, गाउट कहलाती है यार। अर्थराइटिस क्या होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, कहीं भी आइटिस लगा हो, अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन, कंजक्टिवाइटिस। मैं बता तो रहा हूँ भैया, बायोलॉजी में कुछ आपको रटने नहीं, नाम पकड़ो काम लगा दो। ये तभी आएगा जब आपको बार बार बुक पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारी नहीं, आप NCERT पढ़ो यार, हम है ना बहुत सारी बुक पढ़ा के आपको बताने वाले, तो आप हर चीज़ का तोड़ निकाल दोगे, खत्म। उसके बाद आपका आंसर माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया। इनकरेक्ट पूछा काकरोच से, हाइपोफायरिंग लाइन द कैविटी क्लोज बाय द माउथ पर, अबे जीभ के अंदर, माउथ कैविटी के अंदर ही तो जीभ पाई जाती है। हाइपोफायरिंग रिप्रेजेंट क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, टंग, जीभ को, किसमें, काकरोच में, सही है। फीमेल का 7वां से 9वां स्टर्ना टुगेदर फॉर्म जेनिटल पाउच, एकदम सही। फिर कहते हैं 10th एब्डोमिनल बोथ सेक्स में एनल सरगाई पाई जाती है, बिल्कुल। जब आप मेल काकरोच और फीमेल काकरोच डायोसियस होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। काकरोच घर में देखिए, अगर आपको पकड़ना है तो 10वें पेयर में एनल स्टाइल पाई जाती है, एनल स्टाइल केवल मेल में पाई जाती है, सरगाई दोनों में पाई जाती है। तो रिंग ऑफ गैस्ट्रिक की प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट हैंड, हाय मामी सिखाया था मैंने, क्या हाय मामी, आजकल मामी से हाय वाय ज़्यादा चल रहा है, हाय। तो हाइंड गट और मिड गट, हाइंड गट और मिड गट के बीच में क्या पाया जाता है, आपका हाइंड गट और मिड गट में पाया जाता है हाय मामी। तो हाइंड गट और मिड गट मालपीगियन टिब्यूल पाया जाता है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है साला गैस्ट्रिक सी की, आंसर गलत है, गैस्ट्रिक सी की फोरगट और मिड गट के बीच पाया जाता है, गलत, यही करेक्ट पूछा है तुमसे, ठीक है। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेमेन इंटर रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ, हाँ कौन सा फंक्शन जो है इसमें इनकरेक्ट है, किसके लिए, आपके स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री नेचर होती, बिल्कुल सही। पेट की मसल को अगर मैं कहूँ कि जरा हिला डुला के दिखाओ कैसे, अब पेट हिलाओगे अंदर की मसल तो कैसे होगा। फिर कम्युनिकेशन एमंग द सेल, रामदेव वैसे दूसरे तरीका है। एलॉन्ग विद सेल परम इंटरकैलेक्टेड डिस्क बच्चा पाई जाती है आपकी कार्डियक मसल में, कार्डियक मसल मतलब दिल की मसल, धड़कन, ठीक है, उसमें पाई जाती है। तो यही आंसर गलत हो गया, स्मूथ मसल में नहीं। वॉल ऑफ ब्लड वेसल एकदम सही है, नो स्टायरेशन, कोई भी स्टायरेशन नहीं पाया जाता, खत्म हो गया। उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन कहता है आरएनए नॉट रिक्वायर्ड बाय
अबे tRNA, rRNA, HN मैसेंजर सब पाया जाता है, खत्म। तो siRNA कोई ना, RNA नहीं। कह रहे देखो डॉप्सन यूनिट मैंने बताया था, वही आया ओजोन। फिर उसके बाद क्वेश्चन दूसरा आया, कह रहा है कि मेटाजेनेसिस हेलिमेंथिस नहीं, मेटाजेनेसिस अबेलियम पाया जाता है। इकाइडोरम टेप्लोप्लास्टिक होता है, सीलोमेट एकदम सही। राउंड 1 ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल सही। कॉम्प्लेट टिनोफोर में, डाइजेशन में नहीं, अभी बताया डाइजेशन में नहीं, लोकोमोशन में गलत। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म बिल्कुल सही, वाटर वेस्कुलर। तो कौन कौन सही हो गया है? ए गलत, बी सही, सी सही और डी गलत, ई सही। लगा दो आंसर, बी सी ई करेक्ट है। पैथोफिजियोलॉजी के लिए कौन सा डायग्नोसिस सही रहेगा? एलाइजा। एलाइजा का पूरा फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बस खत्म। हाँ एक क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत लोग गलत किए हैं यार, इस बात का खेद है कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया। पूछा क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेटेरोजाइगस सिकल सेल एनीमिया, परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी। कह रहा है बहुत जो है हेटेरोजाइगस, मम्मी पापा कैसे हेटेरोजाइगस, यानी कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। इसका क्या कराएं सर? क्रॉस कराइए, कैपिटल ए, इसका इससे कराएंगे कैपिटल ए स्मॉल है, इसका इससे कराएंगे तो भी कैपिटल ए स्मॉल है, और इसका स्मॉल है। तो क्या बनेगा? स्मॉल ही रिप्रेजेंट करेगा डिसीज को। तो कितना 100% में एक पेयर में आ रहा है, तो यही 25%। आंसर क्या होगा? 25%। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेस में, देखिए सेंट्रियोल डुप्लीकेशन डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है एस फेस में, और सेंट्रियोल आपके साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन होता तो एस फेस में ही है। आंसर एस पे। सेक्शन भी 15 क्वेश्चन बचे। कह रहा है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है पार्चुरेशन के, भैया प्रोस्टाग्लैंडिन निकलवाइए, एकदम सही। ऑक्सीटोसिन निकलेगा, प्रोलैक्टिन अभी रोको, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो निकालना बिल्कुल सही। मैंने बताया था भैया जब मैंने पढ़ाया था कि क्या होते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले गैमेट बनाए, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमाइनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? गैस्टेशन, तब पार्चुरेशन, तब लैक्टेशन। पहले गैमेट बनेगा, फिर वो उसको आप ट्रांसफर करेंगे यानी इंसेमाइनेशन, फिर फ्यूजन होगा, फिर बच्चा पेट में पलेगा, गैस्टेशन, गैस्टेशन के बाद वो बच्चा डिलीवरी होगी, पार्चुरेशन, तब वो कहीं मम्मी से फीडिंग करेगा। मिल्क तभी लेता है जब बच्चा पैदा हो जाता है डिलीवरी के बाद। तो लैक्टेशन में इन्वॉल्व होता है प्रोलैक्टिन, ना कि बीच में। तो इसमें किसमें कहा है? इसमें कहा है आपको बताना है पार्चुरेशन में, तो भैया प्रोलैक्टिन का कोई यूज नहीं, लेकिन इसका बहुत कंट्रोवर्सी भी मिलेगा आपको, परेशान न होना, आंसर यही आएगा। कह रहा आओ जी कोड करता है मेथियोनिन के लिए, बिल्कुल सही है, AUG आओ जी। मेथियोनिन के लिए डुअल इनिशिएटर कोटान भी होता है, तो आओ जी, लेकिन फेनिलएलानाइन के लिए नहीं करता। डबल ए और AAG दोनों आपके अमीनो एसिड लाइसिन के लिए कोड करते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया। तो ऊषा जी UCAG इधर रखना, इधर UCAG रखना, इधर नीचे UCAG रखना, और पूरे बना देना कौन किससे, एनालाइन, लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, ये सब बनाते रहते हैं। ये खत्म। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, पहला गलत, दूसरा सही, तो चौथा आंसर हो जाएगा। पीएच ऑफ हिस्टोन स्लाइटली एसिडिक होता है, नहीं, हिस्टोन बेसिक होता है, बस यही गलत हो जाएगा। बाकी सब हिस्टोन रीजन, लाइसिन, अर्जिनिन सही। कैरी पॉजिटिव चार्ज साइडर चेन में हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, बिल्कुल, हिस्टोन ऑक्टामर 8 मॉलिक्यूल को ही ऑक्टामर कहते हैं। टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन मैंने बताया था यार अभी, ऐसे याद रखना। टैग इसके नीचे निकला LCC लीकिंग, और आपका सीमेंटिंग, और आपका ये कम्युनिकेशन, जी से आपका कम्युनिकेशन, टाइट से लीकिंग, यही आंसर लग गया। कह रहा है लिपिड ओनली सिंगल बॉन्ड, अबे अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, गलत। लेसाइथन फास्फोलिपिड एकदम सही। ट्राइहाइड्रोक्सीग्लिसरॉल का, अरे ऐसे ही है, ये स्ट्रक्चर है, CH2OH, CHOH और CH2OH, 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल क्या कहलाता है आपका? ग्लिसरॉल कहलाता है। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन। छोला किससे खाते हो? छोला, हाँ, हाथ से, हाथ में पाम माने हथेली होती है, तो 16 कार्बन पाम। आर्किडोनिक में 20 होता है, उल्टा लिख दिया, 20 की जगह 16, 16 की जगह 20, गलत। तो आंसर कौन सा सही है? B और C सही है केवल। आओ, ADA डिफिशिएंसी इम्यून डिसऑर्डर, SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये खत्म। एडाप्टिव रेडिएशन आपका डार्विन फिंचेस, कन्वर्जेंट आप ले लीजिए विंग ऑफ बटरफ्लाई, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आपके बोन एंड फोर लिम्ब मैन। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो डिस्ट्रक्शन मैन मेड करता है, आदमी करता है, ह्यूमन के द्वारा जो कराया जाता है उसे क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्या हो गया? वैरायटी ऑफ एक्सेसिव हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, बिल्कुल यही हो जाएगा। फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस कौन कराती है? विचेरिया बैनग्राफ्टी और विचेरिया मलाई, एक नाम लिखा बैनग्राफ्टी, हम इसको आंसर ले लेंगे। अमीबियोसिस कौन कराता है? हिस्टोलिटिका, इंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ये ले लेंगे। निमोनिया पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, रिंगवर्म, ट्राइकोफाइडन, खत्म। अब आया लास्ट में सर्व प्रोस्टोमियम क्या होता है? माउथ की तरह का, प्रो का मतलब पहले, स्टोमिया का मतलब माउथ। तो आप जब अर्थवम उठाओगे तो उसके माउथ से पहले सिगमेंट से एक ऐसे करके स्ट्रक्चर निकला रहता है, उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रोस्टोमियम माउथ की कवरिंग होता है, एकदम सही।
ओपन मिट्टी को खोद के चलता है भाई, मिट्टी में फीड करता है। केचुआ, अर्थवर्म, तो वो मिट्टी को फीडिंग के लिए, बिल्कुल क्राउलिंग के लिए वैसे सेंसरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेंसरी स्ट्रक्चर है। अगर आप देखिए वो ग्राउंड वाइब्रेशन लेता है, उसको दिखता नहीं है। कोई आदमी अगर पैर पटकता तो केचुआ समझ जाता कुछ है, तो वो साउंड वाइब्रेशन लेता है। तो इसके लिए मतलब सेंसरी स्ट्रक्चर है। तो यानी तीनों से फर्स्ट सिगमेंट नहीं, अबे 101 से लेके 120 सिगमेंट पाए जाते हैं अर्थवर्म के अंदर, लेकिन पहला सिगमेंट प्रोस्टोमियम नहीं बनाता आपका पहला सिगमेंट बनाता है प्रोस्टोमियम नहीं, पेरिस्टोमियम बनाता है। ठीक है, इसमें प्रोस्टोमियम के बारे में पूछ रहा है। प्रो मतलब पहले, पेरी मतलब चारों तरफ। पकड़ लिए, तो ABC आंसर सही होगा। आंसर होगा ABC, चौथा आंसर। एलेंस रूल, ये कान और ये छोटे हो जाएं क्योंकि हीट एक्सचेंज ऑफ हीट जब फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, जितना छोटे होंगे, देखिए पोलर एरियाज़ के जानवर जनरली छोटे नहीं मिलते हैं। तो एलेंस रूल क्या हो जाएगा, पोलर सील। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में आ जाएगा कंगारू रैट। कंगारू रैट क्या करते हैं, फैट ऑक्सीडेशन करा देता है। फैट ऑक्सीडेशन कैसे, वो अपने अंदर का पानी का जो है खुद फैट ऑक्सीजन, उसके बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है। तो ये कैसा हुआ, फिजियोलॉजिकल। बिहेवियर कैसे, जो डेजर्ट लिजर्ट होती है, जब उसका टेम्परेचर बहुत गिरने लगता है तो वो धूप में आ जाती है, और जो मेंटेन है तो पानी में चली जाती है। कैसे बिहेवियर है। बायोकेमिकल क्या है, बायोकेमिकल आपके मरीन फिश है। डेप्थ बायोकेमिकल क्या होता है बच्चा, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पानी के अंदर। 18 हम जो आपके बाहर रह रहे हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, तो एटमॉस्फेयर हमारे अंदर एक प्रेशर लगाता है और हम नीचे से उसे एक प्रेशर लगाते हैं, इसलिए हम बैलेंस है, नहीं तो क्रश हो जाते हैं। इसी तरह आप सरफेस के अंदर, ओशियन के अंदर डीप चले जाइए, आपका सरफेस प्रेशर बहुत बढ़ेगा, आप फट जाएंगे। तो भाई फिर जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे समुद्र की जो जीव जंतु, वो कैसे बचते हैं, तो वो बायोकेमिकल एडाप्टेशन होता है उनके अंदर। बस खत्म। एच जोन कह रहा है 196 क्वेश्चन कह रहा है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो। एच जोन गायब हो जाए तो बिल्कुल सही। ए बैंड वाइडेंस, मैंने बताया था ए बैंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के दौरान ए बैंड में कोई छेड़खानी नहीं होती। ये कह रहा है ए बैंड बढ़ जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो बी गलत है। अब बी देखो, तीनों ऑप्शन में बी दिया है। देखो जिसको लड़के को आंसर मारना है वो तुरंत मार देगा, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बता दूंगा। मायोसिन एटीपी एकदम सही है। जेड पुल करता है इनवर्ट, ये भी सही। स्कैपुला ये है, स्कैपुला ये इस बोन को कहते हैं ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। क्रेनियम हड्डी में कौन सा जॉइंट, फाइब्रस। स्टर्नम कैसी बोन, फ्लैट बोन। वर्टिब्रल कॉलम में कैसा जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट। खत्म। कह रहा है पर्सन हु गोज हाई एल्टीट्यूड, हाँ जब रोहतंग पास मनाली वगैरह आप घूमने जाते हैं, तो आप जब जाते हैं ऊपर की ओर तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, तो उससे क्या लगता है आपको, नोजिया फील होती है, मतलब जी मचलाना, आप थोड़ा अनकम्फर्ट फील करते हो। तो उससे उसको बॉडी बचाने के लिए क्या करती है, नंबर ऑफ RBC बढ़ा देती है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन घटा देती है। इसी को कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। बॉडी की सिकनेस जो आई आपका, जैसे आपका हार्ट पाल्पिटेशन करने लगा, नोजिया आई, हेडेक होने लगा, ये है आपका अल्टीट्यूड सिकनेस। बॉडी इसके खिलाफ रिएक्शन करेगी, RBC का नंबर बढ़ाएगी, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी को घटा देगी। ठीक है, यानी जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन जुड़े हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नंबर ऑफ RBC बढ़ गई, इसी को कहते हैं आप। तो एकदम सही लिखे, पर्सन गोज टू अल्टीट्यूड एक्सपीरियंस अल्टीट्यूड सिकनेस, सिम्टम लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन हार्ट पाम, एकदम सही। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गिव सफिशिएंट, बोथ आर इज करेक्ट, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जहाँ कहीं लगा दो। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलैक्सिन, देखिए रिलैक्सिन निकलता है आपके प्लेसेंटा से और ओवरी से, जबकि यहाँ डायरेक्टली दोनों ही आंसर नहीं है। कह रहा है कौन हार्मोन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, देखो बच्चा लेटर फेज का मतलब होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद कौन निकलता है। तो आप यहाँ पे बहुत लोग कॉर्पस ल्यूटियम आंसर लगवाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ तो यूट्रस के अंदर आपका प्लेसेंटा बन गया, वो निकलवा सकता है। तो इसमें कंट्रोवर्सी है कि देखते हैं NTA क्या आंसर देगी। जहाँ तक कॉर्पस ल्यूटियम या यूट्रस आंसर, कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट होती है कार्पस एल्बिकन्स में, तो इसके चांस कम है। खत्म। MOET के बारे में पूछा है। MOET काऊ को 6 से 1 एट अ टाइम दिए जाते, काऊ फर्टिलाइज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता, बिल्कुल से। फर्टिलाइज एक ट्रांसफर सरोगेट मदर 8 से 32 सेल दे दिए, बिल्कुल से। काऊ एडमिनिस्ट्रेड हार्मोन लाइंग LH, अबे भैया LH नहीं FSH किया जाता है। MOET मल्टीपल ओवुलेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर गाय के अंदर FSH इंसर्ट कराया जाता है और उसमें 8 से 32 सेल निकाल के सरोगेट मदर को दे दिया जाता है। काऊ 6 से 8 एक टाइम में प्रोड्यूस कर सकती है और वो फर्टिलाइज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता। सारी बात सही है, LH की जगह FSH सही हो जाता तो आंसर हो जाता सारे सही, लेकिन पूछा इनकरेक्ट तो LH लिख दिया इसलिए इनकरेक्ट आंसर हो गया। तो ये आपके 200 क्वेश्चन यानी 200 यानी 100 से लेकर 200 यानी 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के ख़त्म हुए और फिजिक्स के हमारे यूपी सर ने ख़त्म कर दिया। तो आइए सर, कैसा फील कर रहे हैं आप, आएंगे?
देंगे। तो और भी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो पूछिए, मोस्ट वेलकम। और अगर आप कहेंगे मैं टाइमिंग दे दूंगा जो पढ़ाया था किस में कौन सा क्वेश्चन है। अब मैं केमिस्ट्री आज सॉल्व करा देता, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और सर को भी थोड़ा सोना है, काफ़ी देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं, पहले हम थे अब सर हैं। तो इस समय रात के 4 बज रहे हैं सुबह के। तो एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग का कॉन्सेप्ट तो सर क्लियर कर ही दिए होंगे, क्योंकि हमने देखा बायोलॉजी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसा कि देखिए हमने फिजिक्स के क्वेश्चन सारे आपको करवा चुके हैं, एनालिसिस करवा चुका है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगा है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा फिजिक्स में। जिन्होंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं अपने सर से, शुभम सर से, कि बायोलॉजी में बच्चों का मार्क्स किस तरह आप अभी सॉल्व कराए हैं, इट मीन्स टॉपिक को डिस्कस कराए हुए हैं पेपर को, क्या लगा आपको, बच्चों का क्या मतलब इस पर क्या रिएक्शन रहा होगा। तो आइए जानते हैं। सर कह रहे हैं कि मान लीजिए बायोलॉजी का नंबर बच्चों के लिए कैसे बूस्ट किया जाए। तो भाई आपका भविष्य में आपको नंबर चाहिए, आपको टीचर नहीं बनना, ज्ञान उतना ही जो आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दे। फिर आपको वहाँ ज्ञान दिखाना है, आप कैसे क्या बनते हैं। डॉक्टर बनने के बाद आप न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, आप एज यू वांट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एनसीईआरटी पढ़ के मेडिकल कॉलेज की गेट तक एंट्री करना। तो आप एनसीईआरटी रेगुलर स्टडी करेंगे बच्चा, एनसीईआरटी के बाहर एक पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। और टीचरों से मेरी अनुरोध है, जो भी मुझे देख रहे हो, मुझे सिर्फ उनसे मतलब मुझसे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं यहाँ पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया हैं, कोटा जैसे बड़े बड़े कोचिंग में, कानपुर में, और आपके बनारस में, इलाहाबाद में, जहाँ से भी कोई भी अगर पूरे यूट्यूब का मतलब होता है भाई आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल वर्ल्ड में कहीं से मुझे देख रहे हैं, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम उत्सव ऑनलाइन, मेरे सारे टीचरों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चों को आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाइए सर। क्योंकि देखिए आज तक जो एनटीए का ट्रेंड है सर, वो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ तक कि केमिस्ट्री तो और बायोलॉजी तो प्योर आपके एनसीईआरटी आ रहे हैं। तो सर हम क्यों भटके, बच्चों को क्यों भटकाया जाए, क्यों अपना टाइम और उनका टाइम वेस्ट किया जाए। पेरेंट्स जब बच्चे को नीट की तैयारी के लिए भेजता है तो वो सिर्फ ये नहीं सोचता मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, पता उसके अंदर क्या क्या सपने देख लिया होता है उस समय में, और उसके नात, रिश्तेदार, घर परिवार। सर आप मुझसे बेटर समझते होंगे, अभी मेरी उतनी एज भी नहीं है और मैं उतना एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ, बस सीख रहा हूँ आप सबके माहौल में। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करिए। और बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें। जब बच्चा हमें 90 क्वेश्चन में 89-90 क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन जो भी एजवान जो भी आता है आपके पैटर्न में, पूरे एनसीईआरटी से मिल रहे, तो हम क्यों भटके भैया। गागर में सागर, ठीक है, गागर में सागर, ये बहुत बड़ी बात है। तो एनसीईआरटी का निचोड़ करके, हाँ थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए या वो बच्चे जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग जैसे लोग हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, हमारे साथ पूरे उत्सव ऑनलाइन में यूपी सर सब लोग फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए सब लोग तत्पर हैं, और जो भी टीचर फैकल्टीज़ हैं आपकी यूट्यूब में तो हज़ारों लोग खड़े हैं, तो सब लोग एनसीईआरटी को बेटर बना रहे हैं। तो हम आप यूट्यूब में सिर्फ वही देखें जो काम का है, ठीक है। नहीं बच्चा यहाँ पे सब लोग, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा आपको फालतू मिलेंगी, काम की बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको काम का लेना है कि फालतू का लेना है, आपका टाइम कैसे यूटिलाइज। देखिए जैसे सर ने बताया आपकी ज़िंदगी एक पेपर से डिसाइड नहीं होती, मैं भी यही कहता हूँ, सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। अबे कोई काम अगर आप नहीं कर पा रहे हो सकता है कुदरत ने आपके लिए और अच्छा कोई काम बनाया हो, और क्या, ठीक है। तो आप पेपर दे के जो बच्चे रिलैक्स होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा, जिनका 600 प्लस या 595 प्लस मार्क्स है, सेफ जोन में है, 600 प्लस में हो सकता है कट ऑफ की एनालिसिस इस बार कही जा रही है कि 600 के आसपास घूमेगी, तो वो बच्चे आराम से एंजॉय करें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। और जो लोग नहीं पाए हैं वो लोग और रिलैक्स हों और कल से पढ़ाई शुरू कर दें अपनी, ठीक है। अब हमको एनसीईआरटी बेटा मतलब छोड़ो ही मत। अगर डॉक्टर देखना है, यो आप हमारे फ्यूचर हैं भाई, हम आपको सही गाइडेंस करेंगे। इसलिए अगर आप एनटीए के रेफरेंस में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी कुछ भी दे, भाई साहब एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम चाहते हैं जिसकी इम्पोर्टेंसी ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी हमें ज़्यादा देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। और आपके लिए उत्सव ऑनलाइन बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, और आप इसी तरह हमारे साथ रहें और लेक्चर को कंटिन्यू देखें, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब जो हमें बहुत ज़रूरी की चीज़ें हैं उसे हम बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करें। देन केमिस्ट्री भी कल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आज टाइमिंग थोड़ी सी इशू है और टीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग कल केमिस्ट्री का भी अपलोड कर देंगे। ओके बाय, टेक केयर। ठीक है, तो जैसा सर ने बताया आप लोग अच्छा करेंगे, और आई होप आपको पूरे उत्सव एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ आपकी पेपर के लिए, जो लोग सिलेक्ट हैं, और जो नहीं हो उनके लिए और अच्छा है, मौका अच्छा है यार। इस बार आप सिलेक्ट होते अगली बार आप रैंक मारोगे, ठीक है। इट्स जस्ट अ बूम, ठीक है। तो उत्सव ऑनलाइन में बने रहिए और पढ़ते रहिए, ओनली एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट,
एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू, धन्यवाद।